हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MR वर्ड पॉइंट में। ये आपका NTPC परीक्षा के लिए आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट थे वो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, सांख्य प्राचीन भारत के 6 दार्शनिक धाराओं में से एक है, उसके प्रतिपादक है। देखिए, भारत में 6 प्रकार के दर्शन प्रचलित हैं। कितने प्रकार के दर्शन हैं? 6 प्रकार के दर्शन प्रचलित हैं। इसमें से आपसे पूछा है सांख्य सांख्य के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन है पतंजलि, कपिल, गौतम या फिर जैमिनी। तो सांख्य दर्शन किसने प्रतिपादित किया था? वो किया था आपका कपिल मुनि ने। ठीक है, बात कर लेते हैं बाकी जो 5 दर्शन बचे थे उनको। तो जैमिनी ने कौन सा दर्शन दिया था? तो जैमिनी ने दिया था आपका पूर्व मीमांसा नाम का एक दर्शन दिया था। गौतम ने कौन सा दिया था? न्याय दर्शन। और पतंजलि ने योग दर्शन दिया था। ठीक है, अभी आपके कितने और रह गए? 2 और रह गए। तो 2 कौन कौन से रह गए आपके? एक तो रह गया उत्तर मीमांसा किसने दिया था? उत्तर मीमांसा दिया था आपका बादरायण ने। ठीक है, बादरायण। और एक बचा आपका वैशेषिक। ये इंपॉर्टेंट है आपका वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन किसने दिया था? तो ये दिया था कणाद ऋषि ने। ठीक है, कणाद ऋषि ने। ये 6 प्रकार के दर्शन भारत में प्रचलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में निम्नलिखित में से किस नगर के निकट कुषाण शासकों की बृहदाकार प्रतिमाएं खोजी गई हैं? किसकी? कुषाण शासकों की। ऑप्शन है करनाल, रोपड़, हिसार या फिर मथुरा। तो कहाँ पे खोजी गई हैं? ये खोजी गई हैं आपकी मथुरा में। ऑप्शन नंबर डी। बात करें कुषाण वंश की, तो देखिए कुषाण वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक का नाम था कुजुल कड़फिसेस। ठीक है। और पूछा जाता है कि कुषाण वंश की राजधानी कौन सी थी। तो कुषाण वंश की 2 राजधानियां थी। एक तो आपकी मथुरा थी। कौन सी थी? मथुरा। और एक थी आपकी पेशावर। ठीक है, आपने कनिष्क का नाम सुना होगा। कनिष्क भी किस वंश का था? कनिष्क भी आपका कुषाण वंश का ही था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कुषाण वंश से कि गांधार कला शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था। गांधार शैली का गांधार कला शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ या किस वंश में के टाइम पे हुआ? तो कुषाण वंश में ही हुआ। ठीक है, कुषाण वंश में ही सर्वाधिक विकास हुआ। क्लियर। गांधार कला शैली का केंद्र कौन सा था? तो वो था आपका मथुरा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन के वह पहले संत कौन थे जिन्होंने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? पहले संत कौन थे जिन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? किसके? भक्ति आंदोलन के। पहले संत थे आपके रामानंद। पहले संत कौन थे? रामानंद। ठीक है, रामानंद कहाँ के रहने वाले थे? ये आपके दक्षिण भारत के, या फिर आप कह सकते हो महाराष्ट्र की साइड के थे रहने वाले। और इनसे क्वेश्चन और क्या बनता है कि जो कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? कबीरदास जी के गुरु का नाम भी रामानंद था। ठीक है, कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। तो क्वेश्चन क्या बन गया इसका? इसका आंसर क्या हो गया? इसका कुछ आंसर हो गया रामानंद। रामानंद पहले संत थे जिन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बात हो रही है 1907 में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, अरविंदो, रोसा मेहता या फिर दादा भाई नौरोजी। तो जो 1907 में 2 घटनाएं हुई थी, एक तो आपका 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कि गर्म दल और नरम दल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टूटी थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता तो आपकी रास बिहारी बोस ने की थी। और जो सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों की अध्यक्षता हुई, सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अरविंदो ने उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अरविंदो ने उसकी अध्यक्षता की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका श्री अरविंदो। अच्छा, यहीं पर नोट कर लीजिए कि सूरत का जो 1907 में अधिवेशन हुआ था, उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो 2 भागों में टूट गई थी, गर्म दल और नरम दल। ठीक है, गर्म दल और नरम दल में। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि गर्म दल नरम दल में कब टूटी थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस। ठीक है, बोस कह लीजिए, फिर घोष कह लीजिए। क्लियर। बात करें यदि हम लाला लाजपत राय की, तो इनके संबंध में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए।
जैसे कि इनको पंजाब केसरी कहा जाता है, पंजाब केसरी। ठीक है। अच्छा, इनका एक एक घटना इनके साथ में और फेमस है, वो क्या था कि जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। विरोध करते समय लाठीचार्ज की गई थी आंदोलन करने वालों पे, तो उसमें लाला लाजपत राय की भी लाठी लग गई थी। लाठी लगने के कारण क्या होता है, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु के बारे में पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठी लगने से इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 1947 में? कौन थे? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम ठीक है। जेबी कृपलानी कौन थे? 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और एक आपने सुना होगा झंडा समिति, झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऐसे ही झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था, जेबी कृपलानी की पत्नी का नाम था सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी। ठीक है। ये कौन थी? ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, यानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय मराठा युद्ध, तृतीय मराठा युद्ध तथा फिर चतुर्थ मैसूर युद्ध। ठीक है। यदि हम बात करें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की, तो ये कब हुआ था? ये आपका 1775 से 1782 तक चला था। और किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? ये सालबाई की संधि के द्वारा ही समाप्त हुआ था। ठीक है। बात करें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की, तो ये आपका 1803 से 1876 चला था। और ये किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये बेसिन की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो ये 1817 से 1818 तक चला था। और किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? ये मंदसौर की संधि के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस भाषा ने कहा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड वेलिंगटन। किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड वेलिंगटन ने। ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन भारत का वायसराय रहा था। कब से कब तक रहा था? ये 1931 से 36 तक। ठीक है। इसके समय में कुछ घटनाएं घटी थी, तो वो भी नोट कर लीजिए। पूछा जाता है कि जब भारत से बर्मा अलग हुआ था, यानी म्यांमार जो है वर्तमान का, वो अलग हुआ था 1935 में। तो जब बर्मा अलग हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो आपका वेलिंगटन ही था। ठीक है। एक घटना घटी थी पूना समझौता, जिसको पूना पैक्ट भी कहते हैं। तो ये 1932 में हुई थी। ठीक है। 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। इसका पूछा जाता है कि इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था आपका वेलिंगटन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलक स्वराज कोष का निर्माण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तिलक स्वराज कोष का निर्माण। ऑप्शन देखते हैं इसके। भारत छोड़ो आंदोलन, समन्वय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर बारडोली सत्याग्रह। तो जो तिलक स्वराज कोष था, उसकी स्थापना किस समय हुई थी? सॉरी, किसके समय हुई थी? असहयोग आंदोलन के समय इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय इसकी स्थापना की गई थी 1920 में। ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये महात्मा गांधी के कहने पर, महात्मा गांधी जी के कहने पर इस कोष की स्थापना की गई थी। ठीक है। महात्मा गांधी जी के कहने पर इस कोष की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? नई दिल्ली, लाहौर, कोलकाता या फिर मुंबई। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? ये है आपका कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कब बना था ये बना था आपका 1905 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है। कर्जन किससे संबंधित एक चीज़ नोट कर लीजिए कि बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था? वो कर्जन के समय ही हुआ था। ठीक है। बंगाल विभाजन कर्जन के समय ही हुआ था। नेक्स्ट देखिए।
प्रसिद्ध अम्बुबाची का मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया जाता है? जालंधर, जयपुर, गुवाहाटी या फिर पटना? तो अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका असम। असम में कहाँ पर? गुवाहाटी में लगता है। ठीक है। अम्बुबाची का मेला किस मंदिर पर लगता है? तो ये लगता है आपका कामाख्या, कामाख्या देवी मंदिर। ये कहाँ पड़ता है? गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है आपका? असम में। ठीक है, क्लियर। गुवाहाटी असम में। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे इससे संबंधित कि जो कामाख्या देवी का मंदिर है वो किस नदी किनारे स्थित है? नदी कौन सी हो जाएगी? नदी हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीलगिरी पहाड़ियों को किन नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके चाय का खजाना, नीला पर्वत, पहाड़ियों का राजा या फिर संसार की छत। तो नीलगिरी पहाड़ियों को जाना जाता है आपका नीला पर्वत के नाम से। किस नाम से? नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। बात करें नीलगिरी पहाड़ियों की, तो इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है आपसे। सबसे ऊंची चोटी, चोटी का नाम क्या है? डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है आपकी 2637 मीटर। 2637 मीटर। ठीक है। अच्छा, ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहाँ पर फैली हुई है? तो देखिए, जैसे आपका ये दक्षिण भारत है, ठीक है, ये कौन सा है? दक्षिण भारत है। तो ये इसका जो पश्चिमी तट है, ये वाला तट, यानी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपकी फेमस है। बस सॉरी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? यहाँ पे स्थित है। क्लियर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी इसकी? डोरा बेट्टा है। और यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम भी लिख लीजिए आप। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति आपकी पाई जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन दिया है, संसार की छत। संसार की छत किसको बोलते हैं? तो पामीर के पठार को बोला जाता है। पामीर का पठार। पामीर का पठार संसार की छत कहलाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है? यानी सबसे उच्चतम क्षमता या अधिक उपयुक्त पवन ऊर्जा की कहाँ पर हो सकती है? दक्कन के पठार, गंगा के मैदान, पश्चिमी घाट या फिर हिमालय पर्वत? सबसे अधिक जो क्षमता है वो कहाँ पर है? वो आपकी पश्चिमी घाट में है। ठीक है। कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में। ठीक, जैसे आपने देखा है कि जो भारत का नक्शा है इस तरीके से ना, यहाँ पे क्या है? समुद्र है। तो जहाँ पे आपकी खुली हवाएं चलेंगी वहीं पे तो आपकी पवन ऊर्जा अच्छी तरह से बन पाएगी। तो वहीं पे वो टरबाइन को घुमा पाएगी, जिससे कि वो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर पाएगी। तो ये जो पश्चिमी घाट है, आपको पता है जो हवाएं चलती हैं वो इस तरीके से चलती हैं। ठीक है। दक्षिण, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून जिसकी वजह से भारत में वर्षा होती है, हवाएं ज़्यादातर इधर इसी दिशा से चलती हैं। तो ये जो आपका पश्चिमी घाट है भारत का, इस पर टरबाइन लगी होती हैं। जैसे गुजरात वाला तट हो गया, ये मुंबई वाला, इस पर टरबाइन लगी होती हैं, जिससे वो घूमती हैं तो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो चेंज कर देती हैं। तो सबसे ज़्यादा क्षमता कहाँ पे मिलती है? वो आपकी इसी तट पर मिलती है। ठीक है। इधर का भी तट होता है, लेकिन इधर भी आपकी क्या होता है? वर्षा, सॉरी, इधर भी हवा कम चलती है। ये वाली हवा इधर से कम चलती है, इस दिशा से हवा ज़्यादा चलती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा भूगोल में, एक कोरियोलिस बल होता है जिसके तरफ से, कोरियोलिस बल होता है जिसके कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमती हैं, इस तरीके से घूमती हैं। ठीक है। तो अ, जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता कहाँ पर है? तो यहाँ पे पश्चिमी घाट पर ही है। ठीक है। पश्चिमी घाट पर क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करने वाला भारत में कौन सा राज्य है? तो वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु कौन सा भारत का? भारत का ये वाला हिस्सा तमिलनाडु का आता है। ठीक है। जहाँ पे आपको इधर से भी हवा मिल जाती है इसको, और इधर से भी हवा मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। किन्नी नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? किन्नी नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये है आपका उसमें गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है। क्योंकि आपको गुजरात का पता ही, खम्मात की जो खाड़ी है और जो आपका अरब सागर है, वहाँ पे नमक की मात्रा क्या है? अच्छी होती है। तो गुजरात में ही आपका गुजरात में एक जगह पड़ती है आपकी भावनगर। कौन सी? भावनगर। वहाँ पे आपका ये सेंटर बनाया हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से किन नदियों पर बगलियार, धुलस्ती, सलाल और जल विद्युत परियोजनाएं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विकसित किए हैं? कौन सी? बगलिहार है, धुलस्ती है, सलाल है। ठीक है, किस नदी पर है? ये सब आपकी चिनाब नदी पर है। ठीक है, किस पर है? सिर्फ चिनाब नदी पर है ये परियोजना है। अच्छा, अभी आपको पता है ये भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा है, तो अभी पानी रोक दिया है सिंधु नदी का। तो वो परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं पे बांध बनाया गया है, तो इसका पानी रोकने के लिए काम आता है वो। तो आपसे अलग अलग पूछ सकता है कि बगलखार किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है। सलाल भी चिनाब पर है, दुलस्ती भी चिनाब पर है। चिनाब पर ये क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? ऊंचा। ठीक है, सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी बना हुआ है? तो वो भी आपका चिनाब नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, चिनाब नदी पर कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अच्छा, एक एक आपसे और पूछा जाता है कि तुलबुल परियोजना। ठीक है, एक पूछा जाता है आपसे तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपकी झेलम नदी पर है। किस पर है? झेलम पर। झेलम पर एक परियोजना और है, उसका नाम है उरी परियोजना। उरी और तुलबुल दोनों परियोजना किस नदी पर है? ये आपकी झेलम नदी पर है। किस पर है? झेलम पे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। रेलवे मंडल दे रखे हैं एक तरफ मुख्यालय दे रखे हैं। ठीक है, एक तरफ रेलवे मंडल है, एक तरफ मुख्यालय। आपसे बोला है पश्चिमी मध्य का मुख्यालय कहाँ पर है? पश्चिमी मध्य का मुख्यालय आपका जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। जबलपुर कहाँ पड़ता है? आपका एमपी में पड़ता है। दक्षिण पूर्व मध्य का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व मध्य का मुख्यालय आपका बिलासपुर में। कहाँ पर? बिलासपुर में। ये कहाँ पड़ता है? आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। पूर्व मध्य का रेलवे कहाँ है? पूर्व मध्य का रेलवे आपका पूर्व मध्य का रेलवे आपका हाजीपुर में। ये कहाँ पड़ता है? आपका बिहार में। और उत्तर पूर्व का रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर, यानी कि यूपी में। ठीक है, इस तरीके से आप इसको मिलान कर सकते हैं। रेलवे से संबंधित कुछ क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। पूछा जाता है सबसे बड़ा जोन कौन सा है? रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? सबसे बड़ा जोन कौन सा है? वो उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे। ठीक है, सबसे छोटा पूछा जाए तो? सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा कोलकाता मेट्रो जोन। ठीक है, क्लियर। अच्छा, पूछा नवीनतम जोन कौन सा है? तो नवीनतम है आपका दक्षिण तटीय रेलवे जोन। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में अभी कितने जोन है। भारत में कितने जोन है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में है? अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत श्रेणी है, वो उसका जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची जो चोटी है, वो किस देश में है? वो है आपका तंजानिया में। किसमें है? तंजानिया। आपको यहाँ पे एक चीज़ कन्फर्म क्लियर हो गई होगी कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। कौन सी है? किलिमंजारो। किस देश में है? तंजानिया में। ठीक है, अब आपको पता है पूरी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। सातों महाद्वीप की छुट्टियां नोट कर लेते हैं। अफ्रीका की तो हो गई आपकी तंजानिया की किलिमंजारो। और एशिया की बात करें, एशिया महाद्वीप में कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, एशिया महाद्वीप सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। यूरोप की बात करें तो, यदि हम यूरोप की बात करें तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है आपकी एल्ब्रोस। अफ्रीका का आपका हो ही गया। अब बच्चा आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है? माउंट किनले। माउंट किनले। दक्षिण अमेरिका की कौन सी है? माउंट एकांकागुआ। अकांकागुआ। ठीक है, अब बच्चा आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिका की पूछा जाए आपसे तो अंटार्कटिका की कौन सी है? अंटार्कटिका की माउंट विंसन। माउंट विंसन मैसिफ। ठीक है, माउंट विंसन मैसिफ ये चोटी थी। सारे महाद्वीपों में आपको नोट करा दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ईपी ओडम या फिर चार्ल्स डार्विन। आधुनिक पारिस्थितिकी की बात करें तो इसके जनक कौन है? इसके जनक है आपके ईपी ओडम।
ईपी ओडम आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक है। और बात करें रॉबर्ट ब्राउन किसके जनक है, तो कोश का केंद्र की, कोश का केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। चार्ल्स डार्विन ने किसकी खोज की थी, तो युक्तित्व की उत्तरजीविता, युक्तित्व की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था आपको चार्ल्स डार्विन ने। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, मृत कोशिका की, मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतर्स्थापित किया गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा स्थापित किया गया था, वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है। 1942वें संविधान संशोधन जो था वो, उससे कई घटनाएं घटी थी संविधान में, वो पॉइंट नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो यही था कि भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो पंथ निरपेक्ष था, एक समाजवाद था, और एक था आपका अखंडता। ठीक है, 3 शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। अच्छा, दूसरा, इसके इसी संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। मौलिक कर्तव्य की बात करें किस अनुच्छेद में है, 51 के काम में है। और भाग कौन सा है, भाग इनका भाग 4 का है, भाग 4 का है। ठीक है। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन जो है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, लघु संविधान भी इसको कहा जाता है। क्लियर। अच्छा, 44वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसके द्वारा क्या हुआ था कि जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा था, मूल अधिकार नहीं रहा था, तो क्या बना दिया गया था इसको, विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया था, कानूनी अधिकार बना दिया था। ठीक है। 52वें संविधान संशोधन की बात करें, इसके दौरान 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका संबंध किससे था, दल बदल से था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में 90 भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किस राज्यों में लागू नहीं होती। आपको पता है भारतीय संविधान का जो 9वां भाग है उसका संबंध किससे, पंचायती राज से है। इसमें किन राज्यों में व्यवस्थाएं लागू नहीं होती, तो वो है आपका नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है 9वां भाग का संबंध किससे, पंचायती राज व्यवस्था से। और बात करेंगे 9वां भाग किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 9वां भाग जोड़ा गया था आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, जो कब से लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा से ली गई है, किससे ली गई है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो आपको पता है कि अपने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी ये वर्ड यूज हुए हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ये कहाँ से ली गई, ये आपकी फ्रांसीसी क्रांति से ली गई। ये कब हुई थी, 1789 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। भारत की राजभाषा कौन सी है, भारत की राजभाषा हिंदी है। देखिए, एक होता है राजभाषा, एक होता है राष्ट्रभाषा, एक होता है राष्ट्रभाषा, एक होता है राजभाषा। भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। भारत की राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है, ये किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, तो ये आपका अनुच्छेद 343 में उल्लिखित है। ठीक है। भारत की राजभाषा क्या है, भारत की राजभाषा हिंदी है और राष्ट्रभाषा कोई नहीं। क्लियर। अच्छा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में यदि आप अंतर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। राजभाषा क्या होती है, राजभाषा होती है, राजभाषा होती है कि जो कामकाज की भाषा होती है, यानी जो ऑफिस में यूज करते हैं कामकाज के लिए, उसको राजभाषा बोलते हैं। और राष्ट्रभाषा का मतलब क्या है, पूरे राष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है उसको राष्ट्रभाषा बोलते हैं। तो पूरे राष्ट्र में हिंदी तो नहीं बोली जाती, इसलिए कोई भी भाषा बात की मतलब कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो ऑफिस है उनमें कामकाज के लिए कौन सी भाषा यूज होती है, वो हिंदी यूज होती है। इसलिए भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी बोली जाती, हिंदी को बोला गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए,
बाजार कीमतों या वर्तमान कीमतों पर मापित सकल घरेलू उत्पाद को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो बाजार कीमतों पे जो जीडीपी होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको एनएनपी बोला जाता है। ठीक है, एनएनपी बोला जाता है। सॉरी, इसको सही कर लीजिए, एनजीडीपी बोला जाता है। एनजीडीपी बोला, नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है। इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं, दो ऑप्शन तो आपके ये हैं, तीसरा दिखाता हूँ। देखिए, ये है आपका सांकेतिक सरल सकल घरेलू उत्पाद, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, क्या बोला जाता है? नॉमिनल जीडीपी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस पंचवीं योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के हेतु तेजी से औद्योगिकीकरण था? ठीक है, तो देखिए बात हो रही है किस पंचवर्षीय योजना का विकास तेजी से औद्योगिकीकरण करना था। देखिए, भारतीय पंचवर्षीय योजना को कौन बनाता था? तो योजना आयोग बनाता था। उसकी स्थापना हुई थी 1950 में, और पहली पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 से 1956 तक, दूसरी चली थी 1956 से 1961 तक। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य किस पे था? कृषि पे था। और दूसरी वाली जो थी उसका मुख्य उद्देश्य किस पे था? भारी उद्योगों के विकास पर, यानी तेजी से विकास करने पर। तो आपसे यही पूछा बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास का किस पर जोर दिया गया था किस पंचवर्षीय योजना में? तो वो दूसरी वाली थी। कौन सी थी? दूसरी वाली थी। आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका मॉडल किस पर आधारित था? किस मॉडल पर आधारित थी ये? तो वो थी आपकी पीसी महालोविस मॉडल पर। ठीक है, ये कौन सी वाली थी? ये द्वितीय वाली थी। पहली वाली का भी पूछ सकता है। प्रथम वाली किस पे थी? प्रथम वाली थी आपकी हराल्ड डोमर मॉडल पर। हराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी थी? पहली वाली पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? यानी वो रेंज कौन सी होती है आवृत्तियों की जिनसे मनुष्य जिनको सुन सकता है? तो वो होती है एक्चुअल में 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 16 हर्ट्ज से 16,000, 16 हर्ट्ज से 20,000। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, क्लियर? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली जो ध्वनियाँ होती हैं वो कौन सी होती है? वो आपकी अपश्रव्य, सॉरी पराश्रव्य ध्वनियाँ बोल दिया जाता है, पराश्रव्य। और 20,000 हर्ट्ज से जो कम होती हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको अपश्रव्य बोलते हैं, अपश्रव्य बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, CaOCl2। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोलते हैं। और बात करें खाने का सोडा तो इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि NaHCO3। सामान्य नमक को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक, खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना राइट आंसर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आपको पिछली बार मैंने कराया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो जो हल्दी पाउडर बनता है वो हल्दी किस भाग से होता है? तो वह हल्दी का तना भाग होता है। तने को क्या बोलते हैं? प्रकंद बोलते हैं। सुखाया हुआ प्रकंद होता है, या बीज होता है, फल होता है, जड़ होती है? जड़ नहीं होती, क्या होता है? तना होता है, सुखाया हुआ प्रकंद। ऑप्शन नंबर आपका ये एकदम ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवन द्वारा परागण के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? हवा के द्वारा जो परागण होता है उसके लिए क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है इनोमोफेलिंग। और कीटों के द्वारा जो होता है उसको बोलते हैं, कीटों के द्वारा जो होता है उसको बोलते हैं एंटोमोफिली। हवा के द्वारा जो होता है परागण होता है उसको बोलते हैं एनिमोफिली। ठीक है, कीटों के द्वारा भी याद रखिएगा और हवा के द्वारा भी इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, लौंग किससे प्राप्त होती है? जड़ से, तना से, पत्तियों से, फूल की कली? जो फूल की सूखी हुई कली होती है उससे ही लौंग प्राप्त होती है। जो फूल की सूखी हुई कली को ही, कली से ही क्या होती है? लौंग प्राप्त होती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लौंग द्वीप किसको बोलते हैं? लौंग द्वीप किसे बोला जाता है? तो जो जंजीबार द्वीप है, जंजीबार जो द्वीप है जो कि हिंद महासागर के तट पर है उसको बोला जाता है लौंग द्वीप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लौंग की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है।
नेक्स्ट देखिए, कवक की कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति किससे बनती है? लिग्निन, हेमी सेलुलोज, काइटिन या फिर सेलुलोज। कवक की जो कोशिका की भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी होती है? वो सेलुलोज की होती है। कवकों की किसकी होती है? काइटिन की होती है। ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान मिशन कौन सा है? अंतर्ग्रही, ठीक है, अंतरिक्ष यान मिशन कौन सा है? तो वह है आपका मंगलयान, ठीक है, जो कि मंगल ग्रह पर भेजा गया था, मंगल ऑर्बिटर मिशन। ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही है। मंगल मिशन कब भेजा गया था? तो 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था, ठीक है। और मंगलयान से क्वेश्चन पूछा था कितने रुपए के नोट पर है? 2000 रुपए के नोट पर छपा हुआ है, ठीक है। मंगल ग्रह के बारे में कुछ पॉइंट नोट करिएगा कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह आपसे पूछे जाते हैं। एक का नाम है डिवोस डिमोस और फोबोस। डिमोस और फोबोस 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के, जो कि दोनों बड़े उपग्रह हैं मंगल ग्रह के, ठीक है। इनके नाम पूछा जाता है कि डिमोस और फोबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के। दूसरा, लाल ग्रह किस ग्रह को बोला जाता है? लाल ग्रह मंगल ग्रह को ही बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है? बात करें पिको उपग्रह कौन से होते हैं, तो छोटे उपग्रहों को पिको उपग्रह बोला जाता है। छोटे उपग्रह जो होते हैं, यानी ऐसे उपग्रह जिनका वजन 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम से कम होता है, ठीक है, उनको बोला जाता है पिको उपग्रह। तो पहला पिको उपग्रह कौन सा है? वो है स्टूडेंट सैट, ठीक है। किसके मतलब किसने बनाया था ये? तो ये आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के छात्रों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, पिको सेट। क्लियर? नाम क्या है इसका? स्टड सेट। इसका वजन क्या है? 1 किलोग्राम से भी कम, इसलिए इसको पिको उपग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? विज्ञान, अनुसंधान, प्रज्ञान या फिर विक्रम। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम था विक्रम, ठीक है। विज्ञान किसका नाम था? रोवर का नाम था। और लैंडर का नाम क्या था? विक्रम लैंडर का नाम था, और प्रज्ञान रोवर का नाम था, ठीक है। अच्छा, ये नाम विक्रम नाम किसके नाम पर रखा गया था? विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई कौन थे? तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन थे? विक्रम साराभाई थे। बात करें चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था आपका 2019 में। किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? GSLV-M के थर्ड व्हीकल के द्वारा ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है? सुपर कंप्यूटिंग का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके सैमुअल क्रे, विंडसर, केन थॉमसन या फिर आलन पेलिस। सुपर कंप्यूटर का जनक बोला जाता है सैमुअल क्रे के, ठीक है। भारत में किसको बोला जाता है? भारत में सुपर कंप्यूटर जनक किसको बोलते हैं? विजय भटकर को। विजय भटकर, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका करंट में पूछ सकता है आपसे कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो उसका नाम है फ्रंटियर। फ्रंटियर किस देश का है? यूएसए का। इससे पहले जापान का था फोगाको, अब कौन सा हो गया? फ्रंटियर हो गया। यदि भारत की बात करें तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 टेराबाइट प्रति सेकंड बाइट्स के बराबर होता है। 1 टेराबाइट किस बराबर होता है? 2 की पावर 40 के बराबर होता है, ठीक है। 2 की पावर 40 बाइट पर सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? सभी को पता है पराक्रम दिवस के रूप में किसको मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस की जयंती को, यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ पॉइंट नोट करिएगा आप। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे आपके चित्तरंजन दास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद नोट करिएगा कि इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक कब की थी? ये की थी 1939 में, ठीक है।
अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनको नेताजी की उपाधि किसने दी थी? नेताजी की उपाधि इनको किसने दी थी? हिटलर ने दी थी, ठीक है। हिटलर ने इनको नेताजी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, इनको देश नायक की उपाधि किसने दी थी? देश नायक, देश नायक की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। अच्छा, और पॉइंट नोट करिएगा, नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा इनको। अच्छा, इन्होंने राष्ट्रपिता की उपाधि किसको दी थी? महात्मा गांधी को दी थी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि किसको दी थी? महात्मा गांधी को दी थी। इनकी एक पुस्तक बहुत फेमस थी, उनका नाम है, उसका नाम है इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस की है, ठीक है। और वो तो आपको पता ही हुआ, जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने की थी आपकी हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा 1938 में उन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नव स्पर्शम दीप्तम किसका आदर्श वाक्य है? नव स्पर्शम दीप्तम किसका है? भारतीय एयरफोर्स का, भारतीय वायुसेना का, ठीक है। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स का ये क्या है? नव स्पर्शम दीप्तम इसका आदर्श वाक्य है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को, ठीक है। दूसरा, इसके वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? यानी भारतीय वायुसेना के प्रमुख, भारतीय वायुसेना की सबसे ऊंची जो पोस्ट होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है? वर्तमान में एयर चीफ मार्शल है आपके अमरप्रीत सिंह, एपी सिंह या फिर अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस प्रसिद्ध रंगमंच व्यक्तित्व को भारत के संचार गुरु के रूप में जाना जाता है? संचार गुरु के रूप में किसको जाना जाता है? गिरीश कर्नाड, महेश दत्तानी, इलिक पद्मसिंह या फिरोज खान। संचार गुरु के नाम में जाना जाता है इलिक पद्मसिंह, ठीक है, इलिक पद्मसिंह। नेक्स्ट देखिए, एलबीडब्ल्यू शब्द किससे संबंधित है? लेग बिफोर विकेट, एलबीडब्ल्यू शब्द किससे संबंधित है? सभी को पता है, किससे? क्रिकेट से। अच्छा, क्रिकेट के संबंध में एक शब्द और नोट करिएगा, चाइना मैन। चाइना मैन शब्द किससे संबंधित है? वो भी आपका क्रिकेट से ही संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? जसपाल सिंह मुंडा, ध्यानचंद, लाल बुखारी या फिर कृष्णलाल। पहले कप्तान थे आपके जसपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है, ठीक है। इन्होंने किस मैच में इन्होंने कप्तानी की थी? तो 1928 का जो ओलंपिक था, कहाँ पे हुआ था ये आपका? एम्स्टर्डम में जो हुआ था, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में इन्होंने कप्तानी की थी, जिसमें भारत पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो ये था आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट। अब बनाते हैं आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन दिया है, यदि संख्या ए और बी अभाज्य संख्या है तो निम्नलिखित में से क्या ए और बी का योग नहीं हो सकता? ए और बी क्या है? दोनों अभाज्य संख्याएं। देखिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो इनका योग दे रखा है आपको, 28 तक दे रखा है, इसका मतलब 28 से छोटी छोटी संख्या में देखनी है। कौन कौन सी होंगी आपकी? 2 होगी, 3 होगी, 5, 7, 11, 13, आपको 17, 19 और 23, ठीक है। ये संख्याएं आपकी 28 से छोटी हैं। अब चेक करते हैं कि इनका योग किन किन का क्या किसी का योग 28 बन सकता है? आपके 23 और 5 का योग 28 बनता है, इसका मतलब ये वाला योग नहीं हो सकता। आपसे नहीं वाला पूछा है तो ये तो नहीं हो सकता। 10 बन सकता है क्या? 5, 7 और 3 10 बन सकता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 14 बन सकता है, तो 11 और 3 14 बन सकता है, ये भी नहीं होगा। 6 बन सकता है, तो देखिए 6 किसी से भी नहीं बनेगा, तो ये आपसे यही पूछा था, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 58 पावर 96 और 56 की पावर 25, 89 की पावर 28 में इकाई का अंक बताइए। तो जब हमें इकाई अंक की याद करना होता है तो सिर्फ हमें इकाई वाले पे ही फोकस करना पड़ता है। यहाँ पे 8 है, यहाँ 6 है और यहाँ पे 9 है। तो देखिए 8 की पावर कितना दे रखा है? 96 दे रखा है, 6 की पावर दे रखा है 25, 9 की पावर दे रखा है 28। तो ये कुछ नियम होते हैं कि यदि 9 की पावर क्या है? 9 की पावर सम है, 9 की पावर सम है, तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? उसका इकाई अंक आएगा 1। यदि 9 की पावर विषम होती है तो इकाई अंक कितना आता? तो 9 आता। ऐसे ही 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर n यानी कुछ भी हो, इकाई अंक में से कितना आएगा? 6 आएगा। 8 के केस में क्या होता है? 8 की पावर यदि
एन से 8 की पावर मान लेते हैं एन। एन यदि 4 से पूरा पूरा कट रहा है, यदि एन 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो इसका इकाई कितना आएगा, इसका इकाई आएगा 6। ठीक है, यदि पूरा पूरा नहीं कटता तो 4 से भाग करके देखते हैं, जो शेष पर आता है उतना ही उसकी 8 की पावर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 96 में 4 का भाग करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो 8 की पावर जो भी है रहेगा उसका इकाई कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखिए 8 की पावर 96 से मिल जाएगा 6, और 6 की पावर कुछ भी होगा इकाई कितना आएगा, 6 ही आएगा। और 9 की पावर सम है तो इकाई कितना आएगा, 1 आएगा। इन सब का आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा, 36, और 36 में इकाई कितना है, 6। तो इस पूरी संख्या का जो गुणनफल होगा उसमें इकाई कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर सी 6। यदि 98 ए 8 9 बी 48 से विभाजित है तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। आपको ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। देखिए किसे विभाजित किससे है, आपका 48 से विभाजित है। तो आपको पता है कि जो संख्या 48 से विभाजित होगी वो 48 के फैक्टर यानी कि 8 और 6 से भी विभाजित होगी, 8 और 6 से भी विभाजित होगी। अब आपको ऑप्शन क्वेश्चन दे रखा है कि 98 ए 8 9 बी, यानी ये दे रखा है। अब 8 से विभाजित होगी, इसका मतलब क्या है, यदि कोई संख्या 8 से विभाजित है तो संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो देखिए ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या है, बी है। यदि बी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें 8 का भाग करेंगे, किसमें, 8 9 बी में। क्योंकि 8 से विभाजित होने का शर्त क्या होती है कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। जब हम इसमें 8 से भाग करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी, तो 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8 1 बचेगा। अब बी की जगह पे हम क्या रख दें, बी की जगह पे हम क्या रखें कि हमारा 8 से कट जाए। तो देखिए 0 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा, कितना रखने पर कटेगा, ये 6 रखने पर ही 16 बनेगा, जिससे कि ये कट जाएगा। तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 6। कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। अब बचा क्या है, 6 बचा। अब हम चेक करना है कि संख्या ये पूरी जो थी वो 48 से कट रही थी, तो 8 से चेक करने पर हमें बी की वैल्यू मिल गई। अब हम 6 से चेक और कर लेते हैं। 6 से विभाजित का नियम क्या होता है, संख्या के वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। अब नई संख्या आपको क्या मिल गई, अब नई संख्या मिल गई 8 9 8 ए 8 9 6। ठीक है, यही मिली। अब इसमें 6 से भाग करके और चेक करना है, वहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो 6 से विभाजित का नियम मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। 2 से कटने का नियम क्या होता है, संख्या का इकाई अंक सम संख्या होनी चाहिए, जो कि पहले से है। 3 से कटने का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसके अंकों का योग कितना है, तो 9 8 17, 17 8 25 और 9 36, सॉरी 25 और 9 34, 34 और 6 42, यानी 42 प्लस के ए किससे विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो ए की हम ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे 3 से कट जाए, तो ए बराबर आप 3 रख सकते हैं, ए बराबर आप 6 रख सकते हैं, ए बराबर आप 9 रख सकते हैं। ठीक है, 3 6 और 9 तीन वैल्यू आपकी संभव है, ए की कितनी वैल्यू संभव है, 3 वैल्यू आपकी संभव है। तो यह सही कर लीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गई जोड़ने में। 9 8 17 17 और 8 25 और 9 34 और 6 40। तो एक यहाँ पे हम ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे, 3 से कट जाए, आप कहेंगे 2 रख दीजिए, 5 रख दीजिए और आप 8 रख दीजिए। ठीक है, 2 रखेंगे तो 42 हो जाएगा, तभी 3 से कट जाएगा। 5 रखेंगे 45 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। 8 रखेंगे 48 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। यानी कि आपको ए की 3 वैल्यू मिल गई। ठीक है, ए की वैल्यू मिल गई 2 5 और 8। बी की वैल्यू आपको कितनी मिली थी, 6 मिली थी। आपसे ए प्लस बी की वैल्यू आपसे पूछी थी, ए प्लस बी पूछा था। तो देखिए 2 और 6 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 8, और 5 और 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11। 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन देख लेते हैं, 8 11 14। आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, 8 11 14 में से सिर्फ 8 ही दे रखा है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो भाज्य संख्याएं x और y, x छोटा है y से, का लघुत्तम समावर्तक 145 है, तो 10x माइनस के y की वैल्यू बताइए। देखिए दो अभाज्य संख्या दे रखी है x और y। जब दो अभाज्य संख्या को जो लासापा होता है वो संख्या को गुणनफल के बराबर होता है, आपको पता ही होगा। अभाज्य संख्या आपको x और y दे रखी थी, इनका लासापा कितना दे रखा है, 145। तो जो दो अभाज्य संख्याओं को लासापा होता है उन संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, संख्या के गुणनफल के बराबर होता है।
आप देखिए 145 किसका गुणनफल होता है, तो 145 होता है आपका 5 गुणा 29, और दोनों ही क्या होती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं, x इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 5 और y की वैल्यू मिल जाएगी 29। पूछा आपसे 10x माइनस के y की वैल्यू बताइए, वैल्यू रख देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है 5 है, y की वैल्यू कितनी है 29 है। 10 पंजे 50 माइनस 29 यानी कि 21। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 21 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का सिंपल सा क्वेश्चन है, करिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट देखिए, 10%, 30% और 25% की कमी छूट कितनी एकल छूट के बराबर होगी। या तो आप इसको फॉर्मूले से निकाल लीजिए, या आपको मैं सिंपल तरीका बता दूँ, आप उस तरीके से करना है इसको। देखिए आपको पता है कि 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। 30% का मतलब कितना होता है, 30% का मतलब होता है 3/10। और 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 10% की छूट दी जा रही है पहले, 10 पर 1/10 का मतलब क्या है, 10 पर 1 की छूट दी जा रही है, यानी 10 पर कितनी छूट दी जा रही है, 1 की छूट दी जा रही है। तो वो कितनी बेची जा रही होगी, 9 में बेची जा रही होगी। 10 पर 1 की छूट दी जा रही है तो 9 में बेची जा रही होगी। ऐसे ही 10 पर 3 की छूट दी जा रही है तो कितनी बेची जा रही होगी, 7 में बेची जा रही होगी। 4 पर 1 की छूट, तो इसका मतलब 3 में बेची जा रही होगी। ठीक है, आपस में गुणा कर लीजिए, 10×9 100 का 400, इधर गुणा करेंगे तो 7×21 21 189, यानी 400 वाली चीज़ छूट के बाद में 189 की बेची जा रही है। 400 वाली चीज़ पे कितनी छूट दे दी इसने, तो 400 में से 189 घटा देंगे, कितना आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 211। यानी कितनी छूट दी जा रही है, 211 की छूट दी जा रही है। किस पर, 400 वाली चीज़ पर 211 की छूट दी जा रही है, तब वो 189 में बेची जा रही है। तो कितने परसेंट की छूट हो गई, तो 211 की छूट कितने पे, 400 पे। पूरा कर दीजिए, 100 का परसेंटेज में चाहिए तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 का इसमें भाग करने कितना आएगा, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी 52.7 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 52 के आसपास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, पी क्यू से 3 गुना अधिक कुशल है, पी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखिए पी और क्यू है, पी की और क्यू की क्षमता का रेशियो कितना है, पी क्यू से 3 गुना कुशल है। जब पी यानी 1 यूनिट काम करता है तो क्यू कितना करता होगा, 3 यूनिट काम करता होगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 1 4 यूनिट काम करते हैं, और पूरा काम दोनों मिलकर 15 दिन में कर देते हैं। तो पूरा काम कितना हो जाएगा, 4 गुणा 15, यानी कि 60 काम हो जाएगा। ठीक है, जब हमने क्यू की क्षमता 1 मान ली, तो पी की क्षमता कितनी होगी, क्यू से 3 गुनी, यानी 3 हो जाएगी। और दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, क्षमता का मतलब क्या होता है, क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। तो एक काम ये कर रहा है, 3 काम ये कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, और 15 दिन में पूरा काम खत्म कर देते हैं। तो कुल काम कितना रहा होगा, 15 गुणा 4 यानी कि 60 काम रहा होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि पी अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, पूरा काम कितना है, 60 काम है। तो पूरे काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, 60/3 यानी कि 20 दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। 24 संख्या का औसत 22 है, यदि पहली 9 संख्या का औसत 18 है तो शेष संख्या का औसत कितना होगा। देखिए औसत निकालने की जो तरीका फॉर्मूला वाला तरीका होता है उस तरीके से भी कर सकते हैं, और एक दूसरा तरीका होता है उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको इसको एक में फॉर्मूला वाला लगा देता हूँ, एक में आपका शॉर्ट तरीका लगाता हूँ। ठीक है, देखिए 24 संख्या का औसत कितना है, 24 का संख्या का औसत है आपका 22, 9 का औसत कितना है, 9 का है 18, सभी संख्या का औसत 22 था, 9 का कितना है 18, कितनी कमी हुई है, आप कहेंगे 4 की कमी हुई है। 4 की कमी कितने पे हुई है, 9 पे कमी हुई है, तो 9 चौक 36, यानी कुल मिला के 36 की कमी हुई है। अब आपसे पूछा है तो शेष संख्या होगा, शेष कितनी बची, शेष बची आपकी 15। कितनी संख्या बची, अभी 15 संख्या बची, तो 15 संख्या को जो जो भी औसत होगा वो 22 तो आपका होगा ही होगा, प्लस कितना और होगा, तो जो 36 औसत की कमी आई है, यानी 36 की जो कमी आई है वो भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी कुल औसत 22 रखने के लिए। तो 15 संख्या का जो औसत होगा
वो 22 तो होगा ही होगा, प्लस कितना और होना चाहिए, 36 की कमी आई है बटे में 15। ठीक है, 36 की कमी आई है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें 15 से भाग करना पड़ेगा। तो जोड़ लीजिए इसको, 22 प्लस 15 दूनी 30, 15 चौक 60, कितना हो जाएगा 22 और 2 24.4। यानी शेष जो संख्याएं, शेष जो आपकी 15 संख्या है उनका औसत कितना होना चाहिए, 24.4 होना चाहिए। आपसे यही पूछा है शेष संख्या औसत कितना होना चाहिए, 24.4 होगा। इसका मतलब पहला कथन तो आपका एकदम सही है। दूसरा चेक कर लेते हैं। ये आपको 5 संख्या दे रखी है, औसत दे रखा है 286। इनका औसत चेक कर लेते हैं। पांचों औसत कितना होगा, तो औसत बराबर होता है कुल योग बटे में संख्या, योग बटे में संख्या। ये हम इनका योग करेंगे, इन सबका योग, तो इन सबका योग कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 और 7 8, 8 और 3 11, 11 9 20 के 0 हासिल के 2, 5 और 8 13, 13 और 2 15 और 2 17, 17 और 4 21 और 2 23 हासिल के 2, और 2 और 2 4 और 5 9, 9 और 1 10 और 2 12, 12 और 2 14। 5 से भाग कर रहे हैं इसमें, क्योंकि 5 संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 40, 5 30, 286। औसत 286 आ रहा है, इसका मतलब दोनों ही कथन के आपके एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 143 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 93 किलोग्राम है। यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए, वजन 1 किलोग्राम क्यों बढ़ा, क्योंकि जो भी प्रबंधक होगा वो, अच्छा एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि यदि औसत के बराबर ही कोई संख्या जोड़ी जाए या फिर औसत के बराबर ही कोई संख्या घटाई जाए तो हमारे जो कुल औसत होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी जो भी प्रबंधक आया था, यदि वो 93 किलोग्राम का ही होता, यदि वो 93 किलोग्राम का ही होता तो हमारे कुल औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत में हमारी कितनी वृद्धि हो रही है, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब जो नया प्रबंधक आया है, जो मैनेजर आया है, वो 93 किलोग्राम का तो होगा ही हुआ, प्लस कितना और एक्स्ट्रा लेके आया हुआ, जिससे कि पूरे पे 1 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। तो अब व्यक्ति कितने हो गए, 143 खिलाड़ी पहले से थे, एक वो खुद आ गया, यानी 144 व्यक्ति हो गए। सब पे कितनी कितनी वृद्धि हो रही है, 1 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 93 प्लस 144 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 237 किलोग्राम। यानी जो मैनेजर आया नया वो कितने किलोग्राम का होगा, 247 किलोग्राम का होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि उसके आने से यदि खिलाड़ियों के वजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी खिलाड़ियों को औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब जो मैनेजर आया वो कितने किलोग्राम का होता, वो 93 किलोग्राम का ही होता। लेकिन उसके आने से वजन क्या हो गया, 1 1 किलोग्राम बढ़ गया। इसका मतलब उसे 93 किलोग्राम तो वो लेके आया ही होगा, साथ में कितना और एक्स्ट्रा लेके आया होगा, तो 144 व्यक्तियों पे 1 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। इसका मतलब 144 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। तो 93 प्लस 144, 237 किलोग्राम का कुल वजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परिवार के 2 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। माता पिता सहित परिवार की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़ा है तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 बच्चों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष। 2 का एवरेज कितना है, 12 वर्ष है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 2 का कुल योग हो जाएगा 12 दूनी 24। माता पिता सहित 4 लोगों का औसत कितना है, माता पिता हो गए और 2 बच्चे हो गए, ये 4, इसमें 4 लोगों का औसत कितना है, 30%। 4 लोगों की आयु कितनी हो जाएगी, माता पिता और दोनों बच्चों को जो योग होगा वो कितना होगा, औसत कितना है, 30 है, 30 गुणा 4 यानी कि 120 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चे कितने साल के हैं, बच्चे हैं 24 साल के। यदि माता पिता की बात करें हम, तो माता पिता का जो योग होगा वो कितना होगा, माता पिता का जो योग होगा वो कितना होगा, 120 माइनस के 24 कितना हो जाएगा, 96 वर्ष। यानी माता पिता की जो आयु का योग है वो कितना है, 96 वर्ष। और माता पिता की जो आयु का अंतर है वो कितना है, कितना है, 4 वर्ष। बड़ा कौन है, पिता बड़ा है, यानी पिता माइनस माता कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। यदि हम पिता माता को एम से दर्शाते हैं, पिता को पी से, तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, देखिए फॉर्मूला बनेगा आपका पिता प्लस माता बराबर 96 और पिता माइनस माता बराबर 4 वर्ष। पूछा क्या है आपसे, पिता की आयु पूछी। जब इस तरह का इक्वेशन बनता है तो बड़ी वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो पीक वैल्यू होगी, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 96 प्लस 4 बटे में 2 कितना हो जाएगा, 50। 100 बटे 2 यानी कि 50।
पिता कितने साल का होगा? पिता होगा आपका 50 साल का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है एक पात्र में 63 लीटर सेब रस और पानी का मिश्रण है। एक सेब रस है और एक क्या है? पानी है। ठीक है, दोनों कुल मिश्रण कितना है? कुल मिश्रण है आपका 63 लीटर। ठीक है, अब बात हो रही है कि सेब रस और पानी का अनुपात क्या है? 3:4 है। ठीक है, और कुल मिश्रण कितना है? 63 लीटर है। अनुपातिक रूप से कितना है? 3:4 है। यह अनुपातिक योग करेंगे, 3 और 4 7। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है दे रखी है आपको? 63 लीटर। यहाँ से एक की वैल्यू कितनी जाएगी? 63/7 यानी कि 9 लीटर। 63 लीटर टोटल था, जिसमें से 3 यूनिट क्या है? सेब रस है। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, 3 की वैल्यू कितनी जाएगी? 9×3 = 27, 4 की हो जाएगी 36। यानी कि 63 लीटर में से सेब रस आपका 27 लीटर है और पानी कितना है? 36 लीटर है। क्लियर? अब कह रहा है कि 14 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है। तो आपको पता है कि जब मिश्रण निकलेगा तो किस अनुपात में निकलेगा? जिस अनुपात में मिश्रण होगा, यानी किस अनुपात में निकल के जाएगा मिश्रण? 3:4 के अनुपात में निकलेगा। तो जो 14 यूनिट निकल रहा है वो किस अनुपात में निकलेगा? 3:4 के अनुपात में निकलेगा। ठीक है, यानी 3 और 4 7। 7 यूनिट की वैल्यू 14 के बराबर है, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी जाएगी? 2 के बराबर। तो एक की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 3 की वैल्यू 6 और 4 की वैल्यू 8। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 14 लीटर जो पानी मिश्रण निकल रहा है उसमें से 3 यूनिट यानी कि सेब रस कितना निकल रहा है? तो 6 लीटर। और पानी कितना निकल रहा है? तो 8 लीटर। यानी कि सेब रस कितना निकल गया? 6 लीटर। और पानी कितना निकल गया? 8 लीटर। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखते हैं आगे। फिर बोला कि 6 लीटर पानी मिला दिया गया। पानी कितना मिला दिया गया? पानी मिला दिया गया 6 लीटर। 6 यहाँ पे ऐड कर दीजिए पानी वाले में। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 27 में 6 गए तो कितने बचे? 27 में से 6 गए तो 21 बचे। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 34। ठीक है, कुल मिला के मिश्रण अब कितना बचा? 21 + 34 यानी कि 55 लीटर मिश्रण अभी आपका बच गया। अब आपसे पूछा है कि सेब रस कितने परसेंट है? सेब रस कितना है? 21 लीटर। कितने में से? 55 यूनिट में से। तो कितने लीटर बच गया? तो 21 55 का कितने परसेंट बनेगा? गुणा कर दीजिए 100 का। 5 से काट दीजिए 11 बार, 5 से काट दीजिए 20 बार। 20 दूनी 820 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में कितना जाएगा? 11। 11 से भाग करेंगे तो 11×3 = 33 और 11×8 = 88। इन लगभग लगभग आपका 38% के आसपास आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है, ए ने एक वस्तु खरीदी, इसकी मरम्मत पर 550 रुपये खर्च किए, फिर उसने इसे 10% लाभ पर बेच दिया बी को। बी ने इसे 20% हानि पर सी को बेच दिया। सी ने इसे 30% लाभ पर 6,864 में बेच दिया। ए ने कितने में कितना भुगतान किया था इसका? देखिए, मान लीजिए कि ए ने कितने में खरीदा था? मान लीजिए ए ने खरीदा था 100 रुपये में। उससे 550 रुपये उसने मरम्मत पर खर्च किया, तो ए को कितने का पड़ा? ए एक्स प्लस 550 रुपये का पड़ा। और ए ने कितने बेच दिया? 10% लाभ पर बी को बेच दिया, तो बी को कितने में पड़ा होगा? तो एक्स प्लस 550 10% के लाभ पे बेच दिया, तो इसका मतलब 110% इसका निकाल दीजिए सीधे सीधे। तो बी को कितने का पड़ा? एक्स प्लस 550 का 110% पे बी को पड़ा। बी ने कितनी परसेंट की हानि बेच दिया? तो 20% की हानि पर। इसका मतलब सी को कितने का पड़ा होगा? इस सब का 80% निकाल देंगे, क्योंकि 10-20% हानि पे बेचा जा रहा है। तो सी ने कितने परसेंट लाभ पे बेच दिया? तो 30% के लाभ पे बेच दिया। इसका मतलब डी को कितने का पड़ा होगा? इन सब का 130%। क्लियर? और ये सब किसके बराबर दे रखा है आपको? 6,864 के बराबर दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो भी खत्म। 13 से काटिए, 13×5 = 65 और कितना बचे? 3 बचे। 13×2 = 26, 10 बजे, 13×8 = 104। 8 से काटिए, 8×6 = 48 और 8×6 = 48। 11 से काटिए 6 बार। ठीक है, 1000 इंटू 6 यानी कि 6000। एक्स प्लस 550 बराबर 6000। एक्स का कितना जाएगा? 5450। 550 से माइनस हो जाएंगे जाके, कितना आएगा? 5450। आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक फल पे खेता 150 रुपये, 90 रुपये और 75 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर संतरा खरीदता है। ये 3 अलग अलग कीमतों पर खरीदे गए इन संतरों को क्रमशः 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये में बेचा जाता है, सॉरी मिलाया जाता है, और 40% के लाभ पर बेचा जाता है। संतरे का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य बताइए। देखिए, एक को खरीदा इसने 150 के रेट पर, एक को 90 के रेट पर, एक को 75 के रेट पर। 150 के रेट पर कितने खरीदे? तो आपने 4 यूनिट खरीदे।
90 के रेट पर 5 यूनिट खरीदे, 75 के रेट पर 6 यूनिट खरीदे। कुल मिला के उसने कितने रुपये लगाए, यानी 150 रुपये किलोग्राम वाले, आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि 150 रुपये किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम खरीदे, 4। कुल मिला के उसने कितने खरीद लिए, 150 इंटू 4 600 रुपये का तो ये खरीदे, 90 इंटू 4 450 के ये खरीदे, 75 इंटू 6 450 के ये खरीद लिए। कुल मिला के उसने कितने रुपये खरीद लिए, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1500, यानी उसने 1500 रुपये का सामान खरीद लिया। अब वो कह रहा है कि उसको 140% उसको 40% लाभ पे बेचना चाहता है, तो 1500 का 40% कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 140% निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 15 का 40 2100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 150 गुणा 14 कितना हो जाएगा, 2100, 15 चौक 60 और 15 15 6 21, ठीक है। यानी कि वो 2100 रुपये में बेचेगा, तब जाके उसको 40% का लाभ हुआ। वो पूछा प्रति किलोग्राम उसका मूल्य बताइए, और कुल किलोग्राम कितने थे, तो 4 और 5 9 6 15, 15 ही किलोग्राम है, और सभी का मूल्य कितना है, सभी का मूल्य 2100, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा, 15 किलोग्राम का मूल्य 2100 है, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा, 2100 बटे में 15, यानी कि आपका हो जाएगा 140 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। ये सब कितना किलोग्राम है, देखो 4 और 5 9 6 15, 15 किलोग्राम का मूल्य कितना है, 15 किलोग्राम का क्रय मूल्य था 1500, 140, इसको 40% लाभ पर बेच रहा है, तो कितने का बेचेगा, 2100 रुपये में बेचेगा। तो प्रति किलोग्राम मूल्य कितना बढ़े, प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 2100 में 15 से भाग कर दीजिए, 140 रुपये प्रति किलोग्राम बन जाएगा। ये काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर इसे 2.5 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर देगा, एक कितने दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर 2.5 दिन में कर रहे हैं। तो देखिए ए कर रहा है 10 दिन में, और ए प्लस बी कर रहे हैं आपके 2.5 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, 10। एलसीएम हमने कितना क्या माना है, एलसीएम किसको मानते हैं, कुल काम को मानते हैं एलसीएम, यानी कि दोनों की समय का जो एलसीएम होता है वो कुल काम के बराबर होता है। तो कुल काम कितना हो गया, 10 यूनिट काम हो गया, जिसको ए 10 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा होगा, और ये 2.5 दिन में 10 काम कर रहा है, तो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा होगा, ठीक है। जब दोनों मिलके एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, जिसमें से ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, दोनों का 4 काम है, 4 में से एक का कितना है, एक है, तो बी का कितना होगा, 4 माइनस के 1, यानी कि 3 यूनिट काम होगा। यानी कि बी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है, तो कुल काम को करने में बी को कितना समय लगेगा, कुल काम कितना है 10 यूनिट, बी को समय कितना लग जाएगा, 10 बटे में 3, 3 सही 1 बटे 3 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट देखिए, 2100 रुपये कुमार और अरुण में इस पर विभाजित किए जाते हैं कि 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित हो रही कुमार के हिस्से की राशि 2 वर्ष बाद अरुण के हिस्से की 3 वर्ष बाद की राशि के बराबर होती है। इन 10% की दर से कुमार को 2% 2 साल के लिए धन दिया जा रहा है, और 10% की दर से ही कुमार अरुण को 3 साल के लिए धन दिया जा रहा है। दोनों राशियाँ क्या हैं, वो बराबर है। तो अरुण का हिस्सा बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको पूछेगा अरुण का हिस्सा कितना है। ये बोला है कि 10% दर से 2 साल का, और 10% की दर से ही 3 साल का जो कुल राशि बन रही है, वो दोनों की क्या है, समान है। एक तरफ कुमार है और एक तरफ क्या है, अरुण है, ठीक है। जैसे हम कुमार की राशि x मान ले रहे हैं, यानी इसको x मिल रहा है राशि, इसको y मिल रही है, तो 2 साल के लिए 10% दर से इसकी राशि कितनी हो जाएगी, तो इसकी राशि हो जाएगी आपकी x का 10% दर से गुणा कर दिए 2 का, बटे में जाएगा 100। तो ये तो ब्याज हो गया इस राशि पर, और मूलधन कितना है इसका, x है। तो कुल मिला के 2 साल के बाद इसके पास राशि कितनी जाएगी, x गुणा 10 गुणा 2 बटे में 100 प्लस के x। ऐसे ही बाई के पास क्या हो, बाई का भी 10% दर से 3 साल का ब्याज हो जाएगा आपका इतना, और कुल राशि की बात करें यानी मिश्रधन की बात करें, तो इसमें मूलधन को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि बाई को जोड़ना पड़ेगा। दोनों ही राशि क्या है आपकी बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में बोला है दोनों राशि बराबर है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इस 10 दूनी 20, 20x प्लस के 100x यानी कि 120x, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 30 और 100 130 पाई बटे में 100, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, यानी कि 12x बराबर 13 बाई। यहाँ से हम x और बाई की रेशियो निकालेंगे, तो x अपन बाई कितना हो जाएगा, 13 बटे 12।
यानी एक्स की वैल्यू 13 है और वाई की वैल्यू कितनी है 12 है। यानी कि के का मतलब क्या है कुमार, ए का मतलब क्या था अरुण। यानी कुमार को कितना हिस्सा मिलेगा 13 हिस्सा मिलेगा और वाई को कितना मिलेगा अरुण को कितना मिलेगा अरुण को मिलेगा 12 हिस्सा। दोनों का कुल योग कितना है 13 प्लस 12 यानी कि 25। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है कुल मिला के 2100 के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी 2100 बटे में 25, 25 से भाग कर दीजिए, 25 अट्ठे 200, 25 चौका 100। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 84। पूछा किसका था, पूछा था अरुण का हिस्सा। अरुण का हिस्सा है कितना, अरुण का हिस्सा है 12 यूनिट। तो 12 से भाग गुणा कर दीजिए, 84 गुणा 12, 12 चौका 48 और 12 अट्ठे 96 और 400 1008। अरुण को कितना मिलेगा, अरुण को मिलेगा 1008 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत निवेशित समान धनराशि पर ब्याज प्राप्ति के बीच का अंतर कितना है 205 रुपये। ब्याज की दर कितनी है 5%। धनराशि बताइए। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर का, तो डिफरेंस बराबर पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। ठीक है, अंतर कितना दे रखा है, अंतर दे रखा है 205। पी का है मूलधन है, मूलधन कितना है, मूलधन आपसे निकालना है। दर कितनी है 5%, 5 का गुणा 5 में करेंगे कितनी जाएगा 25 बटे में 100 का वर्ग यानी कि 100 गुणा 100। 25 से काट दीजिए 4 बार, ठीक है, 4 गुणा कर देंगे 100 में कितना जाएगा 400। पी बराबर कितना जाएगा 205 गुणा 400। ठीक है, 0 0, ये हो जाएगा आपका 4 पंजे 20 और 2 4 दूनी 8, 82,000। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है सुमिति ने बिंदु ए से बिंदु बी तक 475 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा की। ठीक है, देखिए ए से बी तक, जैसे मान लीजिए ये है और ये आपका बी है। ठीक है, ए से बी तक किस स्पीड से तय किया इसने 475 मीटर 475 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से इसने तय किया। जिस क्षण सुमिति बी पर पहुंचती है, यानी यहाँ पहुंचती है सुमिति, रचना बिंदु बी से आगे देखते हैं क्वेश्चन में कि 1.6 गुना चाल से रवाना हुई, यानी जो चाल सुमिति की थी उसकी 1.6 गुना, तो 475 का 1.6 गुना कितना हो जाएगा 760। यानी यहाँ से कौन चलती है, यहाँ से चलती है रचना। कहाँ से चलती है सी की तरफ, किस स्पीड से चलती है 760 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से चलती है। ठीक है, यदि बी से होते हुए ए से सी तक की कुल दूरी कितनी है 75.6 किलोमीटर, 45.6 किलोमीटर। यदि हम इसको मीटर में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा ये 45,600 मीटर, क्योंकि हमें मीटर में ही दे रखी है वैल्यू। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी कितनी है 45 पॉइंट, यानी कि 45,600 मीटर। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि ए से चलना आरंभ किया और जब रचना बिंदु सी पर पहुंचती है तब तक लिया गया कुल समय कितना 75 मिनट है। यानी यहाँ से यहाँ तक कुल समय कितना लग रहा है 75 मिनट का समय लग रहा है। तो ए से बी तक की दूरी बताइए। यदि ये दूरी हम एक्स मान लें तो ये दूरी कितनी बचेगी हमारी 45,600 में से एक्स को घटा दीजिए। ठीक है, और कुल समय कितना लग रहा है 75 मिनट लग रहा है। अब इसको इक्वेशन में फिट करते हैं। आपको पता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की एक्स, किस चाल से तय करिए ये 475 की स्पीड से तय करिए। ठीक है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी आपकी 45,600 माइनस के एक्स बटे में किस चाल से तय करिए तो 760 की स्पीड से तय करिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया दूरी बट्टे चाल, यानी समय के बराबर हो गया, दूरी बट्टे चाल यानी कि समय के बराबर हो गया। कुल समय कितना लग रहा है 75 मिनट। ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप ऑप्शन की सहायता से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 19 किलोमीटर, हमने दूरी मानी यहाँ पे मीटर में, तो 19 किलोमीटर की जब हम कितना रखेंगे 19,000 मीटर। तो जब हम पहला ऑप्शन रखते हैं इसमें तो 19,000 बटे में 475 प्लस 45,600 माइनस के 19,000 बटे में 760 बराबर 75। ये तो आपको 19,000 ही रहने दीजिए यहाँ पे अभी, बटे में 475, यहाँ कितना बचेगा इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.06 और आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 26।
26,600 बट्टे में 760 बराबर 75। देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए ये कट रहा है आपका 40 बार और ये कट रहा है आपका 35 बार। 40 + 35 कितना हो गया? 75 हो गया। इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 19,000 मीटर या पे 19 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पाई चार्ट दे रखा है आपको, ये सब डायग्राम दे रखा है आपको। परसेंटेज में पूछा क्या है, यदि 6 वर्षों में उत्पादित बल्बों की संख्या 1 लाख है तो बाई 3 और बाई 5 में उत्पादित बल्बों की संख्या का अंतर बताइए। ये सब कितने परसेंट दर्शा रहा है? 100% को। 100% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है आपको? 1 लाख के बराबर दे रखी है। ठीक है, पूछा किसका है? बाई 3 और बाई 5 का अंतर। बाई 3 कितना है? 30%। बाई 5 कितना है? 14%। 30% और 14% का अंतर कितना होगा? 16%। तो 100% की वैल्यू 1 लाख है, तो 16% की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए ये इसका कितना गुना है? ये इसका आपका 1,000 गुना है। कितना गुना है? 1,000 गुना है। इसका 1,000 गुना कर दीजिए 16,000। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है? 5 श्रेणी दे रखी है और आरक्षित सीटों को दर्शा रही है। ठीक है, इसमें दे रखा है द्वितीय श्रेणी गैर एसी, प्रथम श्रेणी गैर एसी, तृतीय श्रेणी एसी वाली, द्वितीय श्रेणी एसी वाली और प्रथम श्रेणी एसी वाली। ये कुल सीटें दे रखी हैं आपको। इनमें से रिजर्व कितनी है वो आपको यहाँ पर डेटा दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि सोमवार को एसी श्रेणियों में रिक्त सीटों की संख्या, पहले इस लाइन को कन्फर्म क्लियर कर लेते हैं कि सोमवार को एसी श्रेणियों में रिक्त सीटों की संख्या कितनी थी। देखिए ये तो गैर एसी है, ये भी गैर एसी है। पूछा किसका? एसी श्रेणियों में। इसको सोमवार को। एसी श्रेणी कौन सी है? ये वाली। इसमें पूछा रिक्त सीटें। टोटल 500 सीटें थी। 5 सीटों में से 390 तो यहाँ रिजर्व है। कितनी बची? 110 बची। 200 में से 240 यहाँ रिजर्व में, कितनी बची? 10 बची। और 150 में से 145 रिजर्व है, तो यहाँ कितनी बची? 5 बची। यानी कि रिक्त सीट कितनी है? 110 + 10 + 5 कितना हो जाएगा? ये 125। सोमवार को कितनी सीटें खाली हैं एसी में? तो 125 सीटें एसी में खाली हैं। फिर बोला है कि शुक्रवार को गैर एसी श्रेणियों में आरक्षित सीटों की संख्या बताइए। शुक्रवार को गैर एसी कौन सी है? ये दोनों। आरक्षित सीटें कितनी हैं? गैर एसी श्रेणियों में आरक्षित सीटों की संख्या से अनुपात। आरक्षित श्रेणी की सीटें कितनी है? 700 + 490 कितना हो जाएगा? 1190। 1190 ये आपकी आरक्षित सीटें होंगी। दोनों का अनुपात निकालना था, अनुपात निकाल लीजिए। 125 बट्टे 1190, 5 से काटिए 25 बार और 5 से काटिए इसको, 5 दूनी 10, 5 × 15 और 15 × 40, यानी कि 25/238। 25:238। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी प्लॉट की 2 भुजाएं 24 मीटर तथा 10 मीटर हैं। इसकी भुजाओं के बीच समकोण बनता है, तथा इनकी भुजाओं के बीच समकोण बनता है। अन्य 2 भुजाएं 15 मीटर लंबी है। ये ऐसे मान लीजिए कोई प्लॉट है इस टाइप का। ठीक है, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के बीच में क्या बनना है? समकोण बनना है। ये 24 की है और ये आपकी 10 की है। ठीक है, और ये जो बाकी भुजाएं कितनी कितने की है? 15-15 की। क्लियर। आपसे पूछा है कि प्लॉट का क्षेत्रफल बताइए, तो इस तरह क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि देखिए यदि हम इस लाइन को इस लाइन से मिला दें तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये वाला। आपको पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी 24 प्लस के 24 इंटू 10, 2 से काटिए 12 बार, 12 110, सॉरी 120, 12 120, 120 क्या आ जाएगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बचा कौन सा? ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और निकाल देते हैं। तो देखिए वैसे तो चाहता वो ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑप्शन में 120 सिर्फ इसी में है, बाकी 2 ऑप्शन में देख रहा हूँ उसमें नहीं है। बाकी पूरा निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। जैसे आपको पता है कि ये जो त्रिभुज बनना है ये वाला, ये आपका समकोण त्रिभुज बनना है। इसमें ये 24 है और ये आपका 10 है। ये 10 है, ये 24 से कितना होगा? ये 26 होगा। पता को इसको में से आप निकाल सकते हैं। ये 10 है, ये 24 से कितना होगा? 26 होगा। यदि ये 26 है तो ये बचा कितनी आ जाएगी? 26 आ जाएगी। ठीक है, अब ये त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में
ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, ये 26 हो गया। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। या तो आप समद्विबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल लीजिए, या फिर आपका विषमबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले से भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए ये आपका त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो भुजाएं समान है। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है b/4 अंडर में 4a² माइनस के b²। बी क्या है? बी आपकी असमान वाली भुजा है, ए क्या है? समान वाली भुजा है। वैल्यू रखते हैं 26/4 गुणा 15 का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, यानी कि 26 का वर्ग। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो 26/4 तो ये है ही आपका, अंडर में कितना रहेगा आपका? 15 का वर्ग कितना होता है? 15 का वर्ग होता है 225। 225 इंटू 4 कितना होता है? 900। 900 में 26 का वर्ग यानी कि 676 हटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? ये 26/4 गुणा, ये हो जाएगा आपका 224 बचेगा। ठीक है, 224 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 26/4 गुणा अंडर में 56/4। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं। 26/4 गुणा, ये हो जाएगा 14/4 गुणा 4। ठीक है, इस 4 में से एक बाहर आ जाएगा, इस 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 अंडर में 14, इतना बचेगा आपका अंदर। ठीक है, यानी ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया इस वाले त्रिभुज का, और इस वाले त्रिभुज का कितना था? 120 निकल के आया था। कुल क्षेत्रफल कितना जाएगा? 120 प्लस के 26 अंडर में 14, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक ठोस बेलन को पिघलाकर ठोस शंकु बनाए गए हैं। बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की 2 गुनी है। बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 5 गुनी है। देखिए, जब भी किसी एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति को बनाया जाता है तो उस कंडीशन में कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि दोनों का जो आयतन होता है वो समान होता है। बड़ी आकृति को पिघला के चाहे छोटी आकृति बनाई जाए, या फिर छोटी आकृति को पिघला के बड़ी आकृति बनाई जाए, दोनों ही कंडीशन में क्या रहेगा? आपका आयतन जो होगा वो समान रहेगा। अब आपको बोला है कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की 2 गुनी है। एक तरफ बेलन है, ठीक है, और एक तरफ क्या है? शंकु है। एक तरफ बेलन, एक तरफ शंकु। यदि हम शंकु की त्रिज्या की बात करें, इसको आर मान लेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? 2r हो जाएगी। इसकी ऊंचाई क्या है? शंकु की जो ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है वो शंकु की ऊंचाई की 5 गुनी है, यानी इसकी h है तो ये कितनी हो जाएगी? 5h हो जाएगी। ठीक है, अब पूछे कितने शंकु बनेंगे? किसको पिघलाया गया है? ठोस को पिघलाया गया है, बेलन को। तो बेलन में कितने शंकु बनेंगे? तो बेलन के आयतन में शंकु के आयतन से भाग कर दीजिए। तो देखिए, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन बटे में शंकु का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, और शंकु कितना होता है? 1/3 πr²h, यही फॉर्मूला होता है। आप वैल्यू रख दीजिए। देखिए, पाई तो पाई रहेगा, और उसकी क्या कहते हैं, बेलन की त्रिज्या कितनी है? बेलन की त्रिज्या हमने 2r मानी है, तो 2r का वर्ग कितना हो जाएगा? 4r²। और बेलन की ऊंचाई कितनी मानी हमने? 5h बटे में शंकु का, तो 1/3 पाई, और शंकु की त्रिज्या हमने r मानी थी, ऊंचाई h मानी थी, इंटू r² इंटू h। ठीक है, पाई से पाई खत्म, r² से r² भी खत्म, h से h भी खत्म। कितना हो जाएगा ये? 4 पंजे 20, 20 बटे में 1/3, 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर, कितना जाएगा? 60। तो कितने शंकु बन जाएंगे? कितने? 60 शंकु आपके बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। 11 सेंटीमीटर लंबे 6 सेंटीमीटर चौड़े कागज को 6 सेंटीमीटर ऊंचे किसी लंबवती बेलन के चारों ओर वक्रपृष्ठ पर पूरा ढका जाता है, तो इस बेलन का आयतन बताइए। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये बेलन था, इसके चारों तरफ कागज को लपेटा जाता है। ठीक है, इस तरीके से लपेटा जाता है कागज को। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कागज का जो क्षेत्रफल होगा वो वो बेलन के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कागज का जो भी क्षेत्रफल होगा वो, क्योंकि जो लपेटा जा रहा है वो इसके वक्रपृष्ठ पर लपेटा जा रहा है, तो जब कागज का जो क्षेत्रफल होगा वो इसके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और कागज कैसा होता है? आयताकार दे रखा है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 11 × 6, यानी कि 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर होगी। अब आगे देखते हैं।
देखिए, बेलन का बकपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का बकपृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। और ये किसके बराबर दे रहा कि ये किसके बराबर होगा? कागज के क्षेत्रफल के बराबर, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 66। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं तो 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर निकालना में एच दे रखा है बेलन का कितना? 6 सेंटीमीटर, बराबर हो जाएगा 66 के। 6 से काट दीजिए 11 बार, 11 से कटेगा 1 बार, 11 से कटेगा ये 2 बार। 7 गुणा इधर होगा 1 में तो कितना हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 7/में 2 दूनी 4। ठीक है, यानी कि बेलन की त्रिज्या निकल के आ गई 7/4। बेलन का आयतन पूछा है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन बराबर होता है πr²h। 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 7/4 गुणा 7/4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। और एच कितना था उसका? 6 था। सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 खत्म। ठीक है, और 2 से 2 बार कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा, 2 से ही आपका 11 बार कटेगा। ठीक है, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो 7 या 21, 21 इंटू 11, 231/4। भाग करते हैं, 4 पंजे 20, 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28, और फिर आपके 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 57.75। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि यह जाना जाता है कि 27 AQ माइनस के 8 PQ प्लस CQ बराबर माइनस के 18 ABC है, तब ये किसके बराबर होगा? देखिए, ये आपको पता है कि यदि AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर कितना है? 3ABC है, तब क्या होता है? तब A प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अब देखिए, यहाँ पे यदि हम A को मान लें 3A, ए बराबर कितना मान लें? 3A, और बी बराबर कितना मान लें? 2B, और सी बराबर सी है ये। तो इन सबका जो जोड़ है, सॉरी इन तीनों का जो गुणा है वो कितना है? 18 ABC के बराबर होगा, यानी कि AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर कितना है? 3ABC बैठ रहा है। तो इसमें इस कंडीशन में क्या हुआ? A प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। बस यही फॉर्मूला इसमें लगाना था। तो A की वैल्यू कितनी है? 3 है, माइनस के 2B प्लस के C बराबर किसके होगा? 0 के बराबर होगा। यहाँ से हम निकालना चाहें तो 3A प्लस C बराबर कितना जाएगा? 2B के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने 37 रुपये में 2 सेब 3 कीवी खरीदे और 67 रुपये में 4 से 5 कीवी खरीदे, तो एक सेब और एक कीवी का मूल्य बताइए। देखिए, यदि हम एक सेब का मूल्य x रुपये और कीवी का मूल्य 22 रुपये मान लें, तो 2x प्लस के 3y बराबर कितना हो जाएगा? 37। ऐसे यहाँ से 4x प्लस के 5y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 67 रुपये। ठीक है, एक्स क्या माना मैंने? सेब का मूल्य, और कीवी का क्या माना मैंने? बाई माना है। यदि हम सेकंड समीकरण में से, ये कौन सा है? दूसरा वाला। ये कौन सा है? फर्स्ट वाला। सेकंड में से मैं फर्स्ट को माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा? 2x में से 2x, 4x में 2x जाएंगे तो बचेगा 2x, और 5y में से 3y जाएंगे तो कितना बचेगा? 2y। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना जाएगा? 3। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 30 में 2 का भाग कर देंगे तो 15। x क्या था? एक सेब का मूल्य, y क्या था? एक कीवी का मूल्य। दोनों का मूल्य कितना आ गया? एक सेब और एक कीवी का मूल्य पूछा, कितना आ गया? 15 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, यदि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, E और F क्रमशः BC और AC पर बिंदु हैं, AE बराबर AF है, यदि BAE बराबर 40 डिग्री है, तो FEC का मान बताइए। इसको भी देखते हैं। देखिए, इस तरह का डायग्राम बनेगा। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, AB बराबर किसके दे रखा है? AC के बराबर दे रखा है। ठीक है, E और F क्रमशः BC और AC पर ऐसे बिंदु हैं, E और F BC और AC पर ऐसे बिंदु हैं कि AE बराबर है AF के। AE बराबर किसके है? AF के। यानी ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर भी है, ये वाली भुजा इस पूरी भुजा के बराबर है, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि बी ए ई बराबर है, बी ए ई बराबर 40 डिग्री है, तो एफ ई
सी, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, इस एंगल को मानते हैं एल्फा। इस एंगल को हमने क्या मान लिया, एल्फा मान लिया, इसको हमने मान लिया थीटा। अब जरा ये बताइए, आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी कि समान भुजाओं के सामने कोण क्या होता है, समान होता है। ए बी बराबर किसके है, ए बी बराबर है ए सी के। आपको दे रखा है ए बराबर ए सी के, तो ये वाली भुजा समान है इसके, तो इसके भुजा के सामने का जो कोण होगा ये, वो इसकी भुजा के सामने बराबर होना चाहिए। तो ये थीटा हमने माना है, तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का जो मान होता है वो सुदूर अंत स्थित कोणों के योग के बराबर होता है, यानी इस कोण का जो मान होगा वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। जैसे हम इस त्रिभुज में बात करें, इसमें ई सी एफ में, तो ये जो कोण होगा ये वाला, इस त्रिभुज के बाह्य कोण के बाह्य कोण का जो मान होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये जो कोण का मान होगा वो किसके बराबर होगा, एल्फा प्लस थीटा के बराबर होगा। एल्फा प्लस थीटा के बराबर होगा। क्लियर। आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का जो मान होता है वो सुदूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो अंतः कोण कौन से, अल्फा प्लस थीटा, यानी इस कोण का जो मान होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। क्लियर। अब जरा ये बताइए कि ये वाली जो भुजा थी वो किसके बराबर थी, इस वाली भुजा के बराबर थी। अभी मैंने आपको बताया है कि समान भुजा के सामने कोण क्या होता है, समान ही होता है। इसका मतलब ये जो कोण होगा ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी ये कोण कितने का हो जाएगा, एल्फा प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा। एल्फा प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं इस वाले त्रिभुज में, और मैंने अभी आपको क्या बताया कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का जो मान होता है वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यदि हम इस त्रिभुज की बात करें ए बी ई की, ए बी ई की, इसमें बाह्य कोण कौन सा है, ये पूरा एक का बाह्य कोण बन जाएगा। क्या बनेगा, पूरा बाह्य कोण इसका बन जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना है, एल्फा प्लस थीटा प्लस के एल्फा, यानी एल्फा प्लस थीटा प्लस के एल्फा, क्योंकि एल्फा प्लस थीटा तो यहाँ तक था और एल्फा आपका ये बना है, तो ये पूरा बाह्य कोण बन गया। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 40 प्लस के थीटा के, 40 प्लस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। थीटा से थीटा खत्म, एल्फा प्लस एल्फा 2 एल्फा, 2 एल्फा बराबर 40 है, तो यहाँ से एल्फा बराबर कितना जाएगा, 40/2 यानी कि 20 डिग्री। एल्फा हमने क्या माना था, ये वाला कोण माना था, यानी कि एफ ई सी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री आ गई। एफ ई सी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री आ गई। ऑप्शन नंबर बी। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। फिर आधार की लंबाई बताइए। आपको पता है कि यदि मानिए त्रिभुज डेल्टा 1 और डेल्टा 2, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यदि हम त्रिभुज पहले की बात करें तो पहले का आधार कितना है, आधार हमें निकालना है, यानी इसको हम मान लेते हैं x1 इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है ना, 1/20 इंटू हाइट, यानी आधा गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी, ऊंचाई दे रखी है पहले वाले की 3, और 1/2 आधा इसका मान लेते हैं x2, ऊंचाई कितनी दे रखी है 4। ये फॉर्मूला बन गया। पहले वाले क्षेत्रफल कितना दे रखा था 4, और दूसरे वाले दे रखा था 3। वैल्यू रख देते हैं इसमें, 4/3। अच्छा, 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 3x1 बटे में 4x2। तो यहाँ से आप x1 अपॉन x2 की वैल्यू निकाल लीजिए। 4 इधर जाएगा, 3 इधर आएगा, 4 चौक 16 बटे में 9, यानी कि दोनों के जो आधार होंगे उनका अनुपात कितना होगा, 16:9। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, यदि टेन थीटा बराबर 2/3 है तो 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 3 कोस स्क्वायर थीटा बटे में 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 3 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। देखिए टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 2/3, टेन थीटा बराबर 2/3। अब पता टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, बराबर हो गया 2/3। साइन थीटा की वैल्यू 2 ले लीजिए और कॉस थीटा की वैल्यू आप कितनी ले लीजिए, 3 ले लीजिए। इसी वैल्यू को आप इस समीकरण में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 का वर्ग कितना जाएगा 4, माइनस के 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 3, कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का वर्ग 9। ऐसे 5 गुणा 2 का वर्ग 4 प्लस 3 गुणा 3 का वर्ग 9। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 15 चौक 60, 60 माइनस के 27 बटे में 20 प्लस के 27, तो ये हो जाएगा 33 बटे में 47।
ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है, ठीक है। यहाँ से टेन थीटा बराबर 12/5 आ जाएगा, चाहे तो वैल्यू रख दीजिए। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन में आपका पिछले प्रैक्टिस सेट में आया था, मैंने आपका बताया था आपको कि इस तरह की दीवार बनी हुई थी, यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी की लंबाई दे रखी है आपको, दीवार से सीट की ऊंचाई दे रखी है 24, ये आपको 24 दे रखा था और ये आपसे पूछा था, ठीक है। जबकि टेन थीटा वाला कितना दे रखा है, 12/5। यदि थीटा मान लें, टेन थीटा वाला कितना लंब बट्टे आधार होता है, यानी कि टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, ठीक है। एल बराबर दे रखा है आपको 12, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 24 है। तो और बेस बराबर दे रखा था 5, एक्चुअल में कितना हो जाएगा, ये इसका डबल है तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 10। ये सवाल मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया है और डिटेल में कराया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 6 तक चिन्हित फलकों वाले एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, 2 का अंतर आने वाली संख्याओं की आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए, कुल संभावना कितनी हो जाएंगी, तो कुल संभावना हो जाएंगी आपकी 6 × 6 यानी कि 36। आने की संभावना कितनी हो जाएगी, तो 2 का अंतर कितना होगा, देखिए 1 और 3 आएगा तब भी 2 का अंतर होगा, 2 और 4 और 3 और 5, 4 और 6, ठीक है। 6 और एक और 3 आएगा तब भी 2 का अंतर होगा, 3 और 1 आएगा तब भी 2, यानी 4 और 4, 4 दूनी 8, कुल मिला आने की संभावना कितनी हो जाएंगी, 8, क्योंकि 1 और 3 आएगा तब भी और 3 और 1 आएगा तब भी, 2 और 4, 4 और 2, 3 और 5, 5 और 2, 4 और 6, 6 और 4, कुल मिला संभावना कितनी होगी, 8। आने की कुल संभावना कितनी हो जाएगी, 36। प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 8/36। तो 4 से काटिए 2 बार, 4 से काटिए 9 बार, 2/9, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये था मैथ का पोर्शन, अब शुरू होता है रीजनिंग का। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लगाइए। शब्दकोश में कैसे लगाते हैं, तो आपको देखना होता है कि पहले कौन सा शब्द आएगा, जो समान होते हैं उसको छोड़ देते हैं। जैसे इसमें सब में TANG कॉमन है, तो TANG को आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए 5वां लेटर चेक करिए, यहाँ L है, यहाँ E है, यहाँ I है, यहाँ O है और E है। सबसे पहले इन सब में कौन आता है, आप कहेंगे E आता है। E भी आपका 2 जगह आया है, ठीक है। अब इससे अगला लेटर चेक करते हैं, तो यहाँ पे N है, यहाँ पे N है, यहाँ T है, यहाँ T है, यहाँ I है, यहाँ I है, A है, A है, L है, L है, फिर यहाँ पे I है, फिर यहाँ पे फिर L है। अब L और I में पहले कौन आता है, आप कहेंगे I पहले आता है। इसका मतलब इन सब में पहले कौन आएगा, तो पहले नंबर पर आ जाएगा आपका ये, दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा ये, यानी कि 2 और 5 से इसकी शुरुआत होगी, जो कि इसमें है और इसमें। अब चेक करते हैं आपका तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा। तो देखिए, अब यहाँ छोड़ा था हमने, देखिए अब यहाँ पे चेक करिए आप, एल आई और ओ में पहले कौन आएगा, तो आप कहेंगे एल आई और ओ में पहले आता है आई, इसका मतलब पहले दूसरा तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, तीसरा वाला। तो शुरुआत कैसे होगी, 5 2 3, सॉरी 5 2 3, एक सेकेंड, 2 5 3, 2 5 3 किस में है, 2 5 3 इसमें है, ठीक है, और किसी में नहीं है, तो यही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करना है जिसका इनके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जब इनको चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे बी दिखाई देगा, जबकि इसमें कहीं भी बी नहीं है, इसका मतलब ये वाला लेटर इसका नहीं बन सकता है, ठीक है। किसी निश्चित कोड भाषा में पेन को 42 और GOMT को 57, तो टोन को क्या लिखा जाएगा। देखिए, पेन का पी का नंबर कितना होता है, 16 होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है। जब इन सबको जोड़ेंगे कितना बनेगा, 16 और 1 17, 17 और 9 26, 26 और 14 40, इन सबका जोड़ कितना बैठा है, 40। लेकिन हमें कितना दे रखा है, 42 दे रखा है, इसका मतलब प्लस से कितना हुआ है, 2 हुआ है। क्या यही लॉजिक इसमें लग रहा है, तो चेक कर लेते हैं। जी का नंबर होता है 7, फिर 15, फिर 13 और फिर 20, तो ये हो जाएगा आपका 20 और 20 40 15 55, जबकि डी कितना रखा है, 57, यानी प्लस से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। इसका निकाल लीजिए ऐसे ही, टी का होता है 20, ओ का 15, 18 और 14, सबको जोड़ने कितना आएगा, 20 और 15 35, 18 53 और 14 67,
67 और 2 69, कितना आ जाएगा 69, आपका आंसर बन जाएगा। किसी निश्चित कोड भाषा में गोंद को 33 लिखा जाता है, पैड को 18 लिखा जाता है, और इसी कोड भाषा में टी आई आर को क्या लिखा जाएगा। देखिए जी का नंबर होता है 7, ओ का होता है 15, एन का होता है 14। सबको जोड़िए कितना आएगा, तो 14 15 29 और 70 7 36, जबकि जी कितना रखा है 33 दे रखा है, कितना माइनस करना पड़ेगा हमें, 3 माइनस करना पड़ेगा। पी का नंबर होता है 16 और 1 और 4, 16 और 1 17 और 4 21, 21 में कितना माइनस किया है 3, तब जाके हमें कितना मिलेगा 18। यहाँ पे भी 3 माइनस किया है, यहाँ पे भी 3 माइनस किया है। इसका कोड कर लेते हैं 20 9 18, कितना हो जाएगा 47, 47 में 2 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 47 में से 2 माइनस कर देंगे तो 45, सॉरी 2 क्यों 3 माइनस करना पड़ेगा ना, कितना आ जाएगा 44। ऑप्शन नंबर ए। 20 9 29 और 18 47, 47 में 3 माइनस करते हैं 44, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, माता का संबंध क्या है, माता पिता, चाचा संबंध भतीजा। देखिए ये दूसरे के अपोजिट दे रखे हैं, ठीक है, तो ये अपोजिट नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, 16 का संबंध 64 से है, तो 40 का संबंध किससे होगा। 16 का संबंध 64 से है, तो 40 का संबंध किससे होगा। देखिए 16 का 4 गुना है 64, लेकिन 40 का 4 गुना आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो और क्या लॉजिक लग सकता है इसमें। देखिए 16 का आधा होता है, 16 का आधा होता है 8, 8 का वर्ग कर देंगे कितना मिल जाएगा 64। जैसे ही 40 का आधा होता है 20, और 20 का वर्ग करने कितना मिल जाएगा हमें 400। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नीचे की 4 अच्छा जोड़ियों में से 3 एक प्रकार की हैं और एक भिन्न है, विषम जोड़ी बताइए आपको, इसमें से भिन्न बतानी है, भिन्न कौन सी होगी। देखिए क्या भिन्न इसमें हो सकती है आपकी, ए बी 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 डी और डी पी, इसमें भिन्न कौन सा हो सकता है, लगाइए थोड़ा कॉमन सेंस। देखिए एक को मिल सकते हैं 1 और 1, इसको लिख सकते हैं 2 और 2, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 और 4, इसका होता है 4 और 16। देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, लेकिन 2 का वर्ग 4 होना चाहिए जो कि इसमें नहीं है, तो यानी से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, ठीक है, यानी दूसरा वाला पहले वाले का वर्ग दे रखा है, इसमें आपको भिन्न वाला बताना है, ठीक है। वर्ग षटभुज अष्टभुज और पंचभुज, देखिए वर्ग है षटभुज है अष्टभुज है, ये सब क्या है समभुज है, समबाहुभुज है, जबकि ये विषम बहुभुज है, ये आपका अन्य से भिन्न हो जाएगा। इसमें आपको भिन्न वाला बताना है, समुद्र है नदी है झील है वर्षा है, तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा, वर्षा वाला भिन्न हो जाएगा, ठीक है। समुद्र नदी और झील क्या है, ये वर्षा के स्टोर होता है इसमें, ठीक है, पानी का स्टोर होता है समुद्र झील और नदी में, जबकि वर्षा में स्टोर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी इस तरह का दे रखा है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए बोला कि एम ऑब्लिक एन हैशटैग सॉरी स्टार ओ, एम ऑब्लिक एन का मतलब क्या है, ए ऑब्लिक बी का मतलब है ए बी का भाई है, यानी एम किसका भाई है, एम भाई है एन का, एम तो पॉजिटिव होगा, एन का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, ये इसकी बहन भी हो सकती है या फिर भाई भी हो सकता है। फिर बोला कि एन स्टार ओ, स्टार का मतलब क्या है कि ए बी की बहन है, यानी एन बहन है किसकी, ओ की, एन किसकी बहन है, ओ की बहन है। अब ओ का जेंडर भी क्लियर नहीं है, इसका भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है। फिर बोला है कि ओ प्लस पी, ओ प्लस प्लस वाले का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, यानी ओ पिता है किसका, पी का, ओ किसका पिता है, तो पी का पिता है, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। पूछा का एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से संबंध क्या है, यानी एम ओ का कौन लगेगा, तो देखिए ये इसकी बहन कौन है, एन है, और इसका भाई कौन है, एम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये भाई भाई हो जाएंगे, ठीक है, यानी ओ भी भाई हो जाएगा और एम भी भाई हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में कौन आ रही है, एन आ रही है, जो कि दोनों की बहन है, तो यहाँ से संबंध क्लियर दिखाई दे रहा है क्या है, भाई।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, दो व्यक्ति ए और बी समान बिंदु पर खड़े हैं। ए 6 किलोमीटर पूर्व को चलता है और दाएं मुड़ता है, और 4 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ता है, तथा 2 किलोमीटर चलता है। बी 3 किलोमीटर पश्चिम को चलता है, दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है, 11 किलोमीटर चलता है। बी ए बी से कितनी दूर है? देखिए, दो व्यक्ति ए और बी समान दूर बिंदु पर खड़े हैं। जैसे मान लीजिए दो बिंदु ए समान पॉइंट है, यहाँ पे खड़े हैं ए और बी। ये चलता है 4 किलोमीटर पूरब की ओर, ये 6 किलोमीटर पूरब की ओर चलेगा, फिर दाएं मुड़ेगा इधर जाएगा, ठीक है। कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। फिर बोला है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर बोला है कि बी 3 किलोमीटर पश्चिम चलता है, बी चलता है इधर को 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, और दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा, और 2 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ेगा, कितना चलेगा? 11। दाएं मुड़ेगा इधर चलेगा, 11 चलेगा तो 6 और 3 9, और 2 11, इसके बराबर बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पूछा कि दोनों के बीच की दूरी बताइए, यानी ये दूरी हमें निकालनी है। ये दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 4, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2, क्योंकि ये इसके बराबर होगी 2, यहाँ तक कितनी है? 4, तो ये दूरी कुल मिला कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के का स्थान 30 से 12 है। जब कक्षा में 10 लड़के और जुड़ते हैं तो उसका स्थान एक कम हो जाता है। आखिर से उसका नया स्थान बताइए। जब 40 विद्यार्थी थे तब स्थान कितना था? 12 था, ठीक है। तो 10 लड़के और आ गए, उसका स्थान एक स्थान कम हो जाता है। नया स्थान बताइए। देखिए, जब 40 विद्यार्थी थे तो उसका सी से 12वां स्थान था, तो सी से 12वां था तो नीचे से कितना होगा? 40 माइनस के 12 प्लस के 1, 40 माइनस के 12 प्लस 1, यानी कि 29वां स्थान होगा सी नीचे से, ठीक है। जब कक्षा में 10 लड़के और आ जाते हैं तो उसका एक स्थान कम हो जाता है। जब 10 लड़के और आ जाएंगे तो उसका स्थान कौन सा हो जाएगा? 39वां होना चाहिए था। जब इसमें 10 लड़के और जोड़ देंगे तो स्थान कौन सा होना चाहिए? 39वां होना चाहिए था। लेकिन एक स्थान क्या हो जाता है? उसका कम हो जाता है, तो स्थान कौन सा हो जाएगा? एक कम, यानी कि 38वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। पी 24 दे रखा है, क्यू 12 दे रखा है। इस तरीके से इसका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन के सॉल्व करना है इसको। देखिए, पी की वैल्यू कितनी है? 24 है, गुणा 12 है, प्लस 18 भागित 9। पी की 24 हो गई, क्यू की 12 हो गई, आर का 18 हो गया, एस का 9। और इसमें बोर्ड मास का नियम लगाना है, तो बोर्ड मास का नियम लगाइए। सबसे पहले भाग को सॉल्व करिए, 18 में 9 का भाग करेंगे 2 आ जाएगा, बाकी संख्या को ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। भाग का नंबर आएगा गुणा का, गुणा करिए। 24 इंटू 12 कितना होता है? तो 24 इंटू 12 होता है आपका 288, सॉरी 488। एक सेकेंड, 24 तो नहीं 48, और 24 24 से 24 4 28, 288 प्लस के 2 कितना हो जाएगा? ये 290। ऑप्शन नंबर एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना आपको क्या आएगा, क्या लॉजिक लगाया। देखिए, के और एम ओ, इसमें क्या क्या संबंध बन रहा है? तो प्लस के 2 हो रहा है, के से एम जाने पे कितना हो रहा है? प्लस के 2 हो रहा है। ऐसे ही सब में प्लस के 2 हो रहा है। दूसरे वाले पे क्या बन रहा है? पी से एन जाने पर माइनस के 2 हो रहा है, ठीक है। और क्यू से एन जाने पर प्लस के 2 हो रहा है, और जेड से एक्स जाने पर माइनस के 2 हो रहा है, यानी कि +2 -2 +2 -2। तो +2 करेंगे पहले, तो ओ +2 कितना होता है? 17। क्यू आएगा तो ये आंसर नहीं होगा। माइनस के 2 करेंगे तो जे आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। प्लस के 2 करेंगे तो डब्लू आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बच्चा कौन सा? ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आप करिएगा, यदि आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि इसमें ना आवाज़ संख्या का कुछ यूज किया गया है, ठीक है। आवाज़ संख्या जो होती है उनका यूज किया गया है, उस तरीके से आप इसको करिएगा।
इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या किया गया है, 58 से 60 जाने पर 2 जोड़ा गया है, फिर आपका 3 जोड़ा गया है, फिर आपका 5, फिर आपका 7 और फिर आपका 11 जोड़ा गया है। 2, 3, 5, 7 के हैं लगातार क्रमागत अभाज्य संख्या है, ठीक है, क्रमागत अभाज्य संख्या है। तो अगर 11 के बाद अभाज्य संख्या कितनी होती है, 13 आती है। तो 86 प्लस 13 कितना होता है, 99। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का लॉजिक इसमें लगेगा कहीं, तो आप चेक कर सकते हैं, दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा है, 43 और 45 के बीच में कितने गैप है, 2 का, यहाँ 5 का, यहाँ कितने का है, 10 का, 2, 5, 10। नेक्स्ट कितना आएगा, तो 3, 5, 8 यानी 18 का, तो ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 18 78। देखिए 2 और 3 कितना होता है, 2 और 5 का गैप कितना है, 3 का गैप है। 5 और 10 में कितने गैप है, 5 का गैप है। आगे कितना गैप बनेगा, तो 3, 5 और 7, 7 का गैप बनेगा, 10 और 7, 17, 17 जोड़ेंगे इसमें कितना आएगा, 77। फिर आगे कितना जोड़ेगा, 9, 70, तो 10 और 7 कितना हो गया, 17, 17 और 9 26, 26 जोड़ेगा 70 में, तो कितना आएगा, 103 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दो दो सीरीज बनी हुई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना आपको कितना आएगा। ठीक है, लगाइए इसमें लॉजिक, क्या लॉजिक लग सकता है, 83, 116, 163, 225 और 303। देखिए यदि हम इन दोनों का गैप ढूंढें, तो इन दोनों का गैप कितना है, ये कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे इसमें 33 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में अंतर है आपका 47 का। इन दोनों में कितने का अंतर है, इनमें अंतर है आपका 62 का। इनमें कितने का अंतर है, इनमें अंतर है आपका 78 का। ठीक है, इसे कोई लॉजिक समझ में नहीं आया अभी तक। ये तो हम इन दोनों के बीच का अंतर ढूंढे, कितने का अंतर है, 14 का। इसमें कितने का है, 15 का। इसमें कितने का है, 16 का। यानी ये 14, 15, 16 आगे कितना आएगा, 17 आएगा। 17 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 95। 78 और 17 95, तो इसमें कितना जोड़ना चाहिए, इसमें 95 जोड़ना चाहिए। 95 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 398। ऑप्शन नंबर डी इसमें मैच कर रहा है। इस लॉजिक को देखिए, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन मार्क स्थान बताना है आपको क्या आएगा। तो देखिए 21, 11, 3, 70। 70 कैसे बनाए, जब 3 का भाग हम 21 में करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ऐसे ही 4 का भाग हम 36 में करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, 12 में 108। तो 112 कैसे बनेगा, तो जब हम 14 में कितने से गुणा करेंगे, 14 में 8 से गुणा करेंगे। और 8 कैसे बनेगा, जब हम 24 में 3 से भाग करेंगे तभी 8 बनेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन मार्क स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए क्या लॉजिक लगा है इसमें, 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, इन सबके वर्गों का जोड़ है, इन सबके वर्गों का जोड़ यहाँ पे है। तो इन सबके वर्गों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 का वर्ग 36, 49 और 3 का वर्ग 9। इन सबको जोड़ लीजिए कितना आएगा, तो 49 और 9 58, 58 और 36 कितने होते हैं, 94। कितने होते हैं, 94। ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। किसकी ओर संकेत कर रहा है, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है। ठीक है, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, किससे कहा है, महिला से कहा है कि उसकी जो माँ है वो तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री कौन होगा, तुम होगी। देखिए इसको थोड़ा गौर से पढ़िए, वो कह रहा है कि उसकी माँ, किसकी माँ, एक व्यक्ति की ओर इशारा संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा है कि उस व्यक्ति की जो माँ है वो तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। महिला से क्या कह रहा है, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री। तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी, वो महिला खुद होगी, वो महिला खुद होगी। और वो महिला कौन है, उस व्यक्ति की माँ है, उसकी माँ है। ठीक है, यानी कि उसकी माँ है, उस व्यक्ति की माँ है।
आपसे बोला कि वो महिला उस व्यक्ति से किस पर संबंधित है, उस व्यक्ति की महिला कौन बनेगी, माँ बनेगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लड़कों की एक पंक्ति में एक ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। ये दोनों अपने स्थान को आपस में बदल रहे हैं, तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। देखिए ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई पंक्ति है, ये इसमें एक ए है और ये आपका बी है। आपको पता है कि बायां सिरा होता है और ये दायां सिरा होता है। ए का जो स्थान है वो बाईं ओर से कितना है, 10वां है। बी का स्थान दाईं ओर से कितना है, 9वां स्थान है। वो कह रहा है कि दोनों आपस में स्थान चेंज कर लेते हैं, तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर होता है। जब ये आपस में स्थान चेंज करते हैं तो बी की जगह पे कौन बन जाता है, ए बन जाता है। अब ए का स्थान कौन सा हो गया, 15वां स्थान हो गया। पूछा पूरी क्लास में कितने, यानी पूरी पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो आप जरा ये बताइए कि जो बी का स्थान था पहले 9वां स्थान था दाईं ओर से, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 से पहले इधर कितने बच्चे और होंगे, इधर 8 बच्चे और होंगे। ठीक है, कितने बच्चे और होंगे, 8 बच्चे और होंगे, तभी तो ये 9वें नंबर पर होगा। ठीक है, अब बाईं ओर से ए का स्थान कितना हो गया, 15वां स्थान हो गया। ठीक है, तो 15 बच्चे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गए। अब यहाँ तक जाना में एंड तक, तो 8 बच्चे और आएंगे आपके। 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23। यानी पूरी जो पंक्ति है उसमें कितने बच्चे होंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इस स्थान तक 15 बच्चे तो हो गए, क्योंकि बाईं ओर से इसका 15वां नंबर था ए का, तो 15 बच्चे तो यही हो गए। उसके बाद कितने बच्चे और बचे, 8 बच्चे और बचे, तो कुल बच्चे कितने हो गए, 23 बच्चे हो गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बन गया, ऑप्शन नंबर सी। 49 वाला क्वेश्चन देखिए। सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन हैं। सभी स्कूटर क्या हैं, सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं डायग्राम। सभी 2 पहिया वाहन, सभी साइकिल 2 पहिया वाहन है। सभी साइकिल, साइकिल का कौन सा बन जाएगा, इसके अंदर बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्या निकलता है, सभी स्कूटर साइकिल है, सभी स्कूटर साइकिल नहीं है। सभी साइकिल स्कूटर है, सभी साइकिल स्कूटर नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। दोनों में से कोई सा भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है, 7 व्यक्ति बैठे हैं खेत में उत्तर की ओर मुँह करके। ए डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक, इसका डायग्राम बनाते चलते हैं। पहले देखिए 7 व्यक्ति में बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे बनाते जाते हैं। ए डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है। डी का बैठा है दाएं सिरे पर, यहाँ बैठा है। और ए क्या है, डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ कौन बैठा है, यहाँ पे ए बैठा है। फिर कह रहा है ए और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो एफ कहाँ होगा आपका, यहाँ पे होगा। 2 व्यक्ति हैं तो बी एफ के ठीक बगल में, बी का बन जाएगा यहाँ पे। सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है, सी और डी के बीच में कौन है, एक व्यक्ति है। डी यहाँ पे है तो सी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। जी ए के बगल में नहीं है, जी ए के बगल में नहीं है तो जी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। बच्चा कौन सा, ई बचा। पूछा क्या आपसे, बी और ए के बीच में कौन है, बी और ए के बीच में कौन है, तो ई है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आबी वाला क्वेश्चन है वो देखिए, ये क्वेश्चन है आबी वाला। इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो समझते हैं। देखिए क्रॉप्स का आपसे कोडिंग पूछे हैं, किसका पूछा है, क्रॉप्स का। और ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये आबी आपको आबीयू दे रखा है। इनकी कोडिंग देखनी है कि मैच कर रही कि नहीं कर रही। इस तरह के सवालों को कम से कम समय में कैसे कर सकते हैं। देखिए उसके लिए कोडिंग जो आपको ढूंढनी होती है वो आपको पीछे की तरफ से ढूंढनी है, पीछे की तरफ से इसको मैच करिए। जैसे यहाँ पे एस दे रखा है, ठीक है, एस का कोड क्या होगा, ये इनमें से कोई कोड होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले चेक करेंगे क्या 00 कोड एस का है या नहीं है। तो 00 कोड किसका है, एम का है, तो एस का तो नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 30 कोड क्या एस का है, तो 3 ये है, 0 ये 30 एस पे मैच कर रहा है तो है। 03 भी एस का है, 22 एस का नहीं है, तो ये दोनों तो आपके ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक है, अब चेक करते हैं पी का कोड क्या। देखिए ये दोनों तो आपके कट गए, अब चेक करते हैं 99 क्या, 99 पी का कोड है, 99 पी का कोड है क्या, 76 पी का कोड है क्या, 76 पी का कोड है, 76 पी का कोड नहीं है। बच्चा कौन सा, एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो आप आराम से जल्दी इसको कर सकते हो। बाकी यदि आप शुरू से मैच करोगे तो आपको
टाइम ज़्यादा लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है आपको, इसको बताना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है कि जैसे 1 2 3 4 है, नेक्स्ट स्टेप में एक संख्या आपकी बढ़ रही है, नेक्स्ट स्टेप में एक संख्या आपकी बढ़ रही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये एक एक स्थान आपका क्लॉकवाइज बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ पे ओ था, अभी ओ कहाँ पहुँच गया, दूसरे वाले में यहाँ पहुँच गया, फिर तीसरे वाले में आपका यहाँ पहुँच रहा है, चौथे वाले में कहाँ पहुँचेगा, आपका इस कोने पे ओ पहुँचेगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। क्लियर। नेक्स्ट लॉजिक क्या है कि ओ और बाई के बीच में एक स्थान का गैप आ रहा है, ओ और बाई के बीच में एक स्थान का गैप आ रहा है। तो इनमें ओ और बाई के एक स्थान का गैप है यहाँ पे, सॉरी इसमें और इसमें चेक करना है, ये दोनों तो कट गए थे। ओ और बाई के बीच में एक स्थान का गैप आना चाहिए, जबकि इसमें गैप नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन को आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस त्रिभुज में, इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि जब इस तरीके से आकृति बनती है कोई, तो इसमें त्रिभुज कितने होते हैं। इसमें आपके 8 त्रिभुज होते हैं। कितने होते हैं, 8। तो 8 तो ये हो गए आपके, ठीक है। 8 तो आपके ये हो गए, 9 10 11, ठीक है। 11 तो आपके ये बन गए। इसके बाद में देखिए एक आपका ये बनना है इस तरीके से 12वां, और एक बनना है आपका इस तरीके से 13वां, ठीक है। 13 त्रिभुज हो गए। और इसके बाद में देखिए एक आपका ये बनना है, ये वाला बनना है, कितने हो गए, 14। कितने हो गए, 14 हो गए। अब देखिए और कोई बनना है आपका त्रिभुज, तो देखिए कुछ और बनना है तो, और देखिए एक आपका बनना है ये वाला, ये और ये, ठीक है। एक ऐसे ये बनना है 14 और एक 15 और एक 16, कुल मिला कितने त्रिभुज बनना है, इसमें 16 बनना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। दोबारा मैच करा देता हूँ मैं आपको। 8 तो आपको इसमें त्रिभुज बनेंगे, 9वां ये वाला हो गया, 10वां ये वाला हो गया, 11वां ये वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद में एक ये बनना था बड़ा वाला 12, एक ये बनना था बड़ा वाला 13। उसके बाद में इसमें देखिए ये वाला बनेगा 9 10 को मिला के 14, एक बनेगा यहाँ पे 15, और एक बनना था ये वाला, ये मिला के 16। कितने त्रिभुज बनना है इसमें, 16 बनना है। नेक्स्ट देखिए इसमें आपको त्रिभुज गिनने थे, इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गए, एक 9 ये वाला पूरा, और एक ये पूरा 10। कितने त्रिभुज बनना है इसमें, 10 त्रिभुज बनना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। यह किताब मदद कर सकती है क्योंकि अच्छी किताबें मदद करती हैं। यह किताब मदद कर सकती है क्योंकि अच्छी किताबें मदद करती है। इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, यह एक अच्छी किताब नहीं है। देखिए मदद कर सकती है और अच्छी किताब मदद करती है, इसका मतलब एक अच्छी किताब होगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 तो आपका निष्कर्ष निकल ही रहा है। तीसरा क्या है आपका, कोई अच्छी किताब मदद नहीं करती, ये तो आपका गलत दे रखा है, ये भी आपका गलत है। कुछ अच्छी किताबें मदद करती हैं, यह किताब मदद कर सकती है क्योंकि अच्छी किताबें मदद करती हैं, ठीक है। इसको आप चौथे वाले का और चेक कर लेते हैं कि निष्कर्ष निकलेगा कि निकलेगा। कुछ अच्छी किताबें मदद करती हैं, तो 2 और 4 कहीं है, देखिए 2 और 4 तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 ही फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।